हाँ जी, क्या हाल चाल है? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि तैयारी बढ़िया चली रही होगी आपकी। जनवरी महीने तक हमने करंट अफेयर कवर कर लिया था, अब बात करते हैं हम फरवरी की। तो आज की क्लास में हम राजस्थान की फरवरी का जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे, और एक दो कुछ आपके कॉमन डाउट हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है? फरवरी 2026 का हम करंट अफेयर जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज राजस्थान की। ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया, कुछ आप लोगों की ये डाउट थे कि सर हम जो है वो आपकी क्लास तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा हमें क्या सूजस और पीआईबी वगैरह देखना होगा। तो अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमारे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग में जब हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि कौन कौन से सोर्सेज हम उपयोग करते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, तो इस बार हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया है कि सुधार करने की कोशिश किया था कि आपका ये डाउट भी वैसे तो कर ही रहे हैं इंक्लूड, पर आपको विश्वास हो जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अब की बार, जो इस सुजस वगैरह की जो भी जहाँ से भी हम न्यूज़ उठा रहे हैं, चाहे कोई न्यूज़पेपर है, तो उसका भी कुछ कुछ जगह जहाँ पर आवश्यकता होती है हम वहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है, पीपीटी के अंदर। उससे आपको थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा कि हाँ, सुजस भी इसमें डाली जा रही है, सुजस का जो कंटेंट है वो भी इसमें शामिल किया जा रहा है, और आपको जो है वो पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी। होता क्या है, स्टूडेंट के सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो प्रॉब्लम, वो मैं ये मानता हूँ कि विश्वास नहीं हो पाता। विश्वास इसलिए नहीं हो पाता कि सर हम पढ़ लेंगे सूरज, देखो आपको पढ़ना होता आप पढ़ ही लेते, ठीक है। और जब लोग मेहनत कर ही रहे हैं, चाहे मैं मान लो चाहे कोई और शिक्षक कोई प्लेटफॉर्म मान लो, तो सभी लोग अपने अपने हिस्से की अच्छे तरीके से सलीके से मेहनत कर ही रहे हैं, तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ है। आप कोई भी एक अच्छा कंटेंट देखो, उसमें से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, आप आसपास में तुलना करके देखो एक बेहतर कंटेंट कौन सा है, कम कंटेंट होना चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि जैसे सुजस के नाम पर, अब पीआईबी के नाम पर, सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो आज से साल भर पहले हमने इन सोर्सेज के बारे में विद प्रूफ क्वेश्चंस के साथ में मैंने बात की थी, तो वो चीज़ें अब जो है वो सभी प्लेटफॉर्म देखने लग गए हैं, और सभी ने अब पीआईबी सुजस वगैरह के लिए अलग से क्लास, अलग से पीडीएफ, अलग से नोट्स उपलब्ध करवाने जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। पर आपको ध्यान ये भी रखना होगा साथ साथ में, आपको जो है वो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ के रिवाइज करना है। एक करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, उसके साथ-साथ में अन्य आपको सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो आप वर्तमान में ये देखोगे कि पीआईबी और सुजस के नाम से हर कुछ ही चिपकाया जा रहा है। भई एक बात बताऊँ मैं आपको, सुजस-सुजस का मानो तो अभी जब मेरे सामने वो पड़ी है बजट वाली, फरवरी महीने की जो आपकी आई है, ये है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि लगभग 74 पेज है। ये एक आपकी जो है फरवरी की सुजस की मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन है। इसके अलावा जैसे आपके डेली तो आते ही हैं 2, 4, 5 पेज के। तो इन सभी को मिला लो तो 80-90 पेज वैसे ही हो जाते हैं। अगर ये फ़ोटो वगैरह भी हटा के अगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ की बात कर लो तो। और ऐसा देखने में आया है लास्ट 2-4 महीने से कि मतलब स्थिति ये बन गई है कि जो करंट के मंथली मैगज़ीन्स हैं, उनकी ही पेज की संख्या लगभग 90-90 हो गई है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कंटेंट की जो है वो मतलब अधिकता नहीं रखनी है आपको। क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना है। जैसे आपको पता ही है कि अपन राजस्थान का जो करंट अफेयर है, उसको मुश्किल से 10 से 12 पेज के अंदर कवर करते हैं, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहाँ से आ भी जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन की तो देखो कोई गारंटी ले नहीं सकता, पर आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिल भी रहा है। आप थोड़ा-सा जब भी कोई एग्ज़ाम होती है उसके आस-पास देख लिया करो आप, ठीक है? रिवीज़न करने में भी आसानी रहेगी आपको, पढ़ने में भी सहूलियत रहेगी। एक बार आपको 90 पेज याद करने हैं, क्वेश्चन्स वहाँ से भी उतने ही आ रहे हैं जितने अपने पास से आ रहे हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा डाउट था, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में ही बात कर ली जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूजस वगैरह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके मन में ये 1% भी डाउट है कि क्या हम अलग से पढ़ लें, क्या ये सफिशिएंट है? तो इस प्रकार के अगर डाउट हैं, तो आप हमारी क्लास देखिए। यहाँ पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन में पीडीएफ उपलब्ध है, उसका प्रिंट निकलवा लो, साथ में क्लास देख लो, और फिर आपको जो है उन्हीं नोट्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। इतना कुछ कर लेते हो मेरे हिसाब से, करंट अफेयर को लेकर आपको फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मान लो खुदा न खास्ता इससे बाहर क्वेश्चन चला भी जाता है, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो कोई नहीं करके आएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली थी। कॉमन क्वेश्चन थे, कॉमन डाउट थे, इसलिए मैंने सोचा स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं। और अब आपको पता है कि क्लास के बीच में अपन कुछ बात करेंगे नहीं इस प्रकार की। अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। देखो पिछली बार जनवरी महीने का हमने करंट अफेयर पढ़ा था, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि जो राजस्थान की झांकी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में जो प्रदर्शित की गई है, उसको ऑल ओवर जो देश है उसके अंदर, विशेषकर जो पॉपुलर चॉइस वाली जो कैटेगरी है, उसके अंदर आपको क्या मिली है, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंदर कौन सा स्थान मिला था? तीसरा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? तीसरा मिला है। फर्स्ट की बात करें तो आपको गुजरात,
सेकंड की बात करें तो यूपी, और तीसरा जो स्थान था आपकी राजस्थान की झांकी को मिला था। ठीक इसी प्रकार से ये है दिल्ली वाले प्रोग्राम की बात। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर वाले प्रोग्राम की बात, जो राज्य स्तर का आपका प्रोग्राम था। उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कृषि विभाग द्वारा एक झांकी निकाली गई थी, जिसका विषय क्या है, जिसका विषय है नमो ड्रोन दीदी। इसका विषय क्या है, नमो ड्रोन दीदी है। तो इस झांकी को क्या मिला है, राज्य स्तर पर जितनी भी झांकियां प्रदर्शित की गई थी अलग अलग विभागों द्वारा और अलग अलग जो है संस्थाओं के द्वारा, तो उनके माध्यम से जितनी भी झांकियां उपलब्ध कराई गई थी, प्रदर्शित की गई थी, उसमें सबसे बेस्ट और प्रथम स्थान वाली झांकी कौन सी है, कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी विषय पर जो झांकी प्रदर्शित की गई है वो झांकी रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार जो है वो मुख्य सचिव जी द्वारा दिया गया है कृषि विभाग के अधिकारियों को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। राजस्थान की झांकी को दिल्ली के अंदर तीसरा स्थान मिला है। और अगर हम राजस्थान की बात कर ले, राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो कि जयपुर में आयोजित हुआ, जिसके बारे में हमने डिटेल के अंदर पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली का मतलब है जब हम राजस्थान का जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे थे उसके अंदर पढ़ा है, तो वो चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि भैया एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में एक शिविर का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। एनसीसी दिवस कब है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। एनसीसी दिवस जो है वो प्रत्येक जनवरी के 4th संडे को, प्रत्येक जनवरी के 4th संडे को क्या बनाया जाता है, एनसीसी दिवस बनाया जाता है। और उसी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक शिविर का आयोजन किया गया। उस शिविर के अंदर आपको ध्यान रखना है इंटर डायरेक्टर रिमोट एंड वेटनरी कंपटीशन, मतलब घोड़ों वगैरह के जो कंपटीशन है, एनसीसी के स्तर की जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाती है। अब इस प्रतियोगिता में आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया जो राजस्थान का कैडर है ना, राजस्थान निदेशालय कौन सा, एनसीसी का। एनसीसी का जो कैडर है, जो निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफिस है, यहाँ से कुछ ग्रुप गए थे और उस ग्रुप ने कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 तो है स्वर्ण, 3 है कांस्य और 3 है रजत। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान का जो ग्रुप गया था उसने 8 पदक जीते हैं। और इस 8 पदक के साथ में आपको ध्यान रखना है पूरे देश के अंदर इनका कौन सा स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है। तो झांकी की बात करें तो झांकी हमारी तीसरी थी, कौन सी, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करें एनसीसी की प्रोग्राम के अंदर, तो एनसीसी का जो आपका शिविर हुआ था उसके अंदर राजस्थान 8 पदक के साथ में किस प्रकार से हैं, 2 आपके गोल्ड हैं, 3 आपके सिल्वर हैं, 3 आपके ब्रॉन्ज हैं, तो टोटल कितने पदक हो गए, 8 पदक हो गए। इसके साथ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब इन 8 में से आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया 3 पदक तो जो है आपकी वनस्थली विद्यापीठ है ना, वनस्थली विद्यापीठ की स्वर्णिका राठौड़ है, स्वर्णिका राठौड़ ने 3 पदक जीते हैं। किस प्रकार से, देखो एक तो गोल्ड जीत लिया, एक रजत और एक जो है आपका ब्रॉन्ज वाला हो गया, मतलब गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों पदक जो है इन्होंने एक एक करके जीत लिए। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। 8 पदक पूरे राजस्थान ने जीते थे, जिसमें से स्वर्णिका ने कितने जीत ली हैं, अकेली ने 3 जीत ली हैं, यही नहीं रुकी है ये। इसके साथ साथ में इनको ध्यान रखना है कि डीजी जो है, डीजी एप्रिसिएशन मेडल से भी यहाँ पर नवाजा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखनी है एक अपनी जो है केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, पीएम ई बस सेवा, मतलब प्रधानमंत्री ई बस सेवा। इसका सबसे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। ये देखो, ये सेवा जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक बसों को संचालन के लिए की जा रही है। समय के साथ साथ में धीरे धीरे जो है वो सरकार का ये प्रयास है कि जितने भी अपने जो ये फॉसिल वाले जो ईंधन है, फॉसिल जो आपका ईंधन है, इसको कम किया जाए। जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो इस प्रकार के जो ईंधन है, इस प्रकार के जो फ्यूल है, इनके ऊपर जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनका संचालन कम किया जाए, धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब वो सोलर के माध्यम से हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेंडिंग जो विकल्प है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है। ठीक है, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भी हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें हैं उनका संचालन भी किया जाएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली जो व्हीकल है उनका संचालन भी किया जाएगा। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनिक बसों को बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस किया जाता है, कैमरे इनके पास में होते हैं, इमरजेंसी कॉलिंग या इमरजेंसी अलर्ट के लिए यहाँ पर जो है वो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, विकलांगों के लिए अलग से यहाँ पर जो है वो उतरने और चढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रकार की ई बसों का संचालन जो है वो राजस्थान के 8 शहरों में किया जाएगा। ठीक है, फरवरी महीने में इनका अनुमोदन मिला है। क्या मिला है कि भैया 8 शहर कौन कौन से हैं, देखो क्या आपको 7 संभाग याद है क्या, 7 संभाग याद हैं क्या आपको, उन 7 संभाग में से केवल एक हटा दो, कौन सा, भरतपुर।
भरतपुर जो है ये हटा दो, इसके अलावा जो 6 संभाग हैं, 6 में तो उनमें चालू हैं। इसके अलावा संभाग के अलावा 2 ऐसे जिले हैं जिसमें एक तो आपका भीलवाड़ा आ गया और एक आपका अलवर आ गया। ठीक है, तो 8 के नाम याद हो गए क्या आपको? वापस से बताऊं, वैसे याद नहीं रखने आपको, केवल आप तो ये रखो 7 संभाग हैं, उनमें से हम क्या हटा देंगे, एक भरतपुर को हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सा बचता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और आपका बीकानेर। ठीक है, तो 6 संभाग तो ये हो गए। इसके अलावा 2 और जिले आपको ध्यान रखने, एक तो आपका अलवर है और एक आपका भीलवाड़ा है। तो 8 जिले याद हो गए? हो गए, चलें आगे। ठीक है, अब क्या कहा गया कि इन 8 शहरों में कुल मिलाकर हम कितनी बसों का संचालन करने वाले हैं? 675 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करेंगे। इसका अनुमोदन कब हुआ? फरवरी महीने में, इसलिए हम फरवरी महीने में पढ़ रहे हैं। वापस से हम अप्रैल महीने में भी इसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है, इसका क्रियान्वयन पूर्ण तरीके से हो जाए, इसकी डेडलाइन जो है, इसकी जो समय सीमा है, वो डिसाइड की गई है अप्रैल 2026 तक। मतलब अप्रैल 2026 तक ये टारगेट रखा गया है कि पीएम मतलब प्रधानमंत्री ई बस सेवा है वो 8 शहरों के अंदर 675 बसों का संचालन किया जाए। अब ये 675 जो बसें हैं वो किस प्रकार से होंगी? तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर, एक अकेले जयपुर के अंदर 150 बसों का संचालन होने वाला है। जयपुर के अंदर कितने बसों का संचालन होगा? 150 बसों का संचालन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें जोधपुर, अजमेर और कोटा, यहां पर जो है वो प्रत्येक जिले के अंदर 100 बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी आती है बीकानेर। बीकानेर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग 75 बसों का संचालन यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, फिर आपके 2 जिले तो वो अलग से जो हमने याद किए थे ये, और एक उदयपुर। इनमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक जिले में 50-50 बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो 150 तो ये हो गई, 150 ये हो गई, 300 और 400। ठीक है, 475 हो गए, कुल मिलाकर हमें कितने करने हैं? 675 करने हैं। ठीक है, 500 हो गए ना, 150 ये हो गए और 150 300 हो गए और 200 500 हो गए, 600 मतलब 575 है, 100 और देख लेना ये है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब क्या ये बसें भी हमें ध्यान रखेंगे? क्या हम टोटल नंबर ध्यान रखेंगे? चलो ठीक है, शहर तो आपने याद करवा दिए सर, क्योंकि 7 संभाग थे, उसमें से हमने भरतपुर को हटा दिया है। ठीक है, अब भरतपुर को हटाया तो 6 संभाग हमारे पास में बचे, अलवर भी बचा और भीलवाड़ा बचा। इस प्रकार से हम याद रख लेंगे। पर क्या ये रूट याद रखेंगे भाई? 675 बसें हैं, जयपुर के अंदर 150 हैं, अजमेर, कोटा और आपका जोधपुर के अंदर कितने हैं? 100 बसें हैं। फिर आपकी बात करें बीकानेर के अंदर 76 बसें हैं, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर 50-50 है। ठीक है, तो ये 300 हो गए, 675 हो गए। ठीक है, तो क्या ये याद रखें क्या? देखो मैं 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है अक्टूबर महीने के अंदर, अक्टूबर महीने में हमने अपनी बस योजना चलाई थी। ठीक है, शहीद स्मारक जयपुर से आपके जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने इनका इनोग्रेशन किया, शुभारंभ किया और फिर जो है वो इनका संचालन हो गया था। ठीक है, आपने देखा, हमने देखा, अक्टूबर महीने में हमने पढ़ा भी था। फिर उसके बाद में 2 एग्जाम हुई हैं, एक तो आपकी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है। कब हुई? दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2025 के अंदर। एक आपका जो है वो डिप्यूटी कमांडेंट, इसकी एग्जाम हुई है जनवरी के अंदर। दोनों में फैक्चुअल चीजें पूछी गई हैं। आपनी बस राजस्थान रोडवेज, ठीक है, आपनी बस योजना, इनमें 357 मार्गों पे संचालन हो रहा था, 128 ब्लू लाइन बसें चलाई जा रही थी, 357 बसें चलाई गई हैं। जो 25 मार्ग जो हैं वो ग्रामीण स्थिति के अंदर है, 169 मार्ग जो पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हैं। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये चीजें आपको पता कब चलेंगी कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? देखो, कई बच्चे ऐसे कहते हैं, देखो एक कमेंट आया था मेरे पास में कि सर हम तो क्या है, मतलब इतने दिन से परेशान ही हो रहे थे, 90 पेज पर पढ़ के, 80 90 पेज करंट अफेयर के 1 महीने के पढ़ के परेशान हो रहे थे। आप जो है वो इसको मुश्किल से 20-30 पेज के अंदर ही समेट लेते हो। ये चीज़ें तब क्लियर हो पाएंगी जब आप पैरेलली जो पेपर हो रहे हैं उनको देखोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट अगर आप तैयार करते हो तो इतना कुछ वजन पड़ता नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत होती है पेपर देखने में, थोड़ी मेहनत होती है कंटेंट को छांटने में, पर आप ये मान के चलिए कि जो कंटेंट निकल के आएगा वो बहुत ही शानदार निकल के आता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैंने जब से करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं प्रत्येक क्लास के अंदर ऑलमोस्ट आपको एक बार बोल ही देता हूँ कि भैया साथ में जो पेपर हो रहे हैं
जरूरी नहीं है अगर आप आरपीएससी की कर रहे हो तो अधीनस्थ पेपर नहीं देखोगे, या आप अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप आरपीएससी का पेपर नहीं देखोगे। जहां से जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, विशेषकर जो ऑथेंटिक एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं। करंट अफेयर तो ऐसा तो है नहीं कि भैया फर्स्ट ग्रेड का करंट अफेयर अलग है, आरएस का अलग है और एलडीसी का अलग है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर साथ में देखते हुए चलने हैं। अब ये क्वेश्चन आपको देखने से ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि भैया जिस प्रकार से आरपीएससी ने पेपर पिछली बार बनाए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ये नंबर ऑफ बसेज वापस से पूछ सकता है। तो ये हम याद कर लेंगे साथ में। कुल कितने शहर हैं? 8 शहर हैं। कुल कितनी बसें हैं? 675 बसें हैं। इसमें से सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है। संभाग मैंने आपको बताया कि भैया 7 संभाग है, 7 में से भरतपुर को हटा दो, 6 संभाग आपके पास में बचते हैं। 6 तो वो हो गए, 2 जिले और कौन से हैं? अलवर और भीलवाड़ा है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बसें हैं इनको 2 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया है। एक तो 9 मीटर लंबाई की बस है और एक 12 मीटर लंबाई की बस है। ठीक है। तो जो 9 मीटर की लंबाई है उसकी जो यात्री क्षमता है वो 25 की है, और 12 मीटर लंबाई की जो यात्री क्षमता है वो कितनी है? 31 यात्री है। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब इन बसों का संचालन हुआ फरवरी महीने में, बात हुई। ठीक है। इस बात के साथ में जब अनुमोदन हो रहा था उसी समय आपको ध्यान रखना है कि भैया जयपुर के अंदर इन बसों का ट्रायल किया गया। अब इन ट्रायल के अंदर एक तो सबसे पहले बात ये ध्यान रख लो कि ट्रायल कहां पर हुआ? जयपुर के अंदर। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनसे ये लेस हैं बसें, और तो इन बसों को विशेष बनाती हैं कि एक तो भैया इनके अंदर क्या है? दिव्यांगजन अनुकूल है। मतलब एक प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पर साइड में, जिस साइड में हम चढ़ते हैं वहां पर एक प्लेटफॉर्म होगा। अगर आपको मान के चलो कि यहाँ पर आपको व्हील चेयर से अंदर बैठना है तो व्हील चेयर ले नहीं जा सकते आप अंदर। और बहुत सी स्थितियां ऐसी होती है, दिव्यांगजन ऐसे होते हैं कि भैया वो व्हील चेयर के बिना उठ भी नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो अपने आप नीचे आएगा ऐसे। ठीक है। अब ये सड़क पे टच हो गया, यहाँ पर अगर कोई व्हीलचेयर है वो इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाएगी। ठीक है। वापस से फिर बटन से ही क्या कर देंगे? वापस चढ़ा देंगे, तो वो अंदर जा सकता है बस के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिव्यांगजनों के अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इन बसों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है। पैनिक बटन यहाँ पर है, सीसीटीवी कैमरा दिया गया है, पैसेंजर डिस्प्ले बोर्ड दिया गया है, ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंट कैमरा दिया गया है। मतलब आप चढ़ते जाओ और आपको ये पता चल जाएगा कि आज पूरे दिन में इस बस के अंदर कितने ऐसे जो पैसेंजर हैं जिन्होंने यात्रा की है। ठीक है। तो कैमरे से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर बात को बता रहा हूँ कि भैया जितने भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में होते हैं या एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो सारे करंट अफेयर को तो एटलीस्ट देख ही लेना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम क्लासे ले रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इंक्लूड करता जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो लास्ट 1 साल का पूरा डाटा पड़ा है। ठीक है। और मेरा काम भी यही रहता है कि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चन भी जो है वो साथ साथ में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि 28 फरवरी 2026 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक राजस्थान के अंदर, विशेषकर अजमेर के अंदर दौरा था। तो उस दौरे के दौरान कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां रही, कौन कौन सी विशेष गतिविधियां जो है वो की गई, घोषणाएं की गई, वो हम सारी की सारी जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लगभग 16,686 करोड़ रुपए के यहाँ पर शिलान्यास किए गए। इतने जो हैं वो यहाँ पर क्या किए गए हैं? शिलान्यास किए गए हैं। नई नई योजनाएं, अभियान चलाए गए हैं, नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो वो सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है 16,686 करोड़ रुपए के प्रमुख कार्य यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है यहाँ पर इस पूरे दौरे की वो क्या है कि HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सबसे पहले इसके बारे में देख लो। ये क्या है? ये बेसिकली जो है वो सर्वाइकल जो कैंसर होता है, सर्वाइकल जो कैंसर है इसके लिए जिम्मेदार रहता है। तो HPV वायरस जो है ये मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। जो भी अंतस्थ जो भी अंग होते हैं, जो भी गुप्तांग वगैरह होते हैं, जो आपका यूट्रस होता है उसके मुंह के आसपास में ये जो है वो प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर को प्रभावित करता है, गले के कैंसर को प्रभावित करता है। ठीक है। तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके अंदर जो है ये बढ़ावा देता है। इसके लिए एक टीकाकरण अभियान चलाया गया है राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश के अंदर जो शुभारंभ किया गया वो कहां से किया गया है? अजमेर में किया गया है। कब किया गया? तो 28 फरवरी को किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अजमेर दौरे के दौरान इन्होंने क्या किया है? HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भैया 14 वर्ष तक की जो नाबालिग जो बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या किया जाए? रोकथाम की जाए। इसके लिए इन्होंने जो है गार्डासिल नामक एक वैक्सीन है, इसका निर्माण किया है। और इसका एक टाइम पे
एकल खुराक के साथ में यहाँ पर क्या की जाएगी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, टीकाकरण अभियान चलाएगा। इस अभियान का लक्ष्य क्या रखा गया, देखो ये तो है उद्देश्य कि भैया हम 14 साल तक की जो बच्चियां हैं उनमें इस वायरस को पनपने ही नहीं देंगे, अगर पनप भी गया है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे टीकाकरण या वैक्सीनेशन से। ठीक है, अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हम प्रतिवर्ष, मतलब आने वाले सालों में प्रतिवर्ष हम क्या करें, एक साल के अंदर लगभग 1.15 करोड़, 1.15 करोड़ मतलब 1 करोड़ 15 लाख बेटियों को क्या करें, मुफ्त टीकाकरण यहाँ पर उपलब्ध करवा दें। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। जो एचपीवी की टाइप है, एचपीवी जो वायरस है जिसे हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, उसके 6 टाइप, 6 टाइप 11 टाइप 16 और टाइप 18, इनसे ये क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अब ये जो वायरस वाला पोर्शन है ये तो आपका साइंस में आ जाता है, पर वहां पर जो है वो आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी आपको मोटा मोटी मैंने ये बता दिया कि जो गुप्तांग होते हैं उनके मुंह के आसपास में क्या होता है, वायरस फैलने का डर रहता है, विशेषकर महिलाओं के अंदर। तो उसके लिए जो है ये टीकाकरण अभियान चलाया गया है। कौन कौन से टाइप हैं, 6 11 और आपका जो है 16 और 18, ये 4 टाइप ऐसे हैं जिनसे ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये पूरा आपको ध्यान रख लेना है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 16,686 करोड़ रुपए के यहाँ पर क्या किए गए हैं, इनोग्रेशन किए गए हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि इसी दौरान इसी प्रोग्राम में 21,863 नए नौकरी वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गई थी। राजस्थान की भर्तियों के अंदर जितने भी लोग हैं जो अभी पास हुए थे, जिनका डीवी हो गया था, जिनको ये लग रहा था कि हमारा नंबर आ जाएगा, उनको अंतिम रूप से चयनित होने के बाद में यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। ठीक है, कितने लोग थे, तो आपको ध्यान रखना है 21,863 युवाओं को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि मोदी जी ने यहाँ पर 16,686 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है अलग अलग योजनाओं का। आगे बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान होम स्टे योजना। अब ये योजना क्या है, पहले भी चल रही थी पर इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी मजबूत नहीं थी, और जो है वो इनमें कुछ प्रावधान जो है उनको संशोधन किया गया। जैसे पहले क्या होता था, प्रति आवास जो है वो 5 कमरे न्यूनतम होते थे, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8 कर दिया गया है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि ये पेइंग गेस्ट योजना है क्या। देखो पेइंग गेस्ट का मतलब ये है, मान लो आपके गांव के आसपास में एक कोई ऐसा विशेष काम होता हो जिससे पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता हो। ठीक है, जैसे आप मान लो कि भाई नरहड़ है, नरहड़ का अगर आपने कला संस्कृति के अंदर लोक संत और समुदाय वाले में पढ़ा होगा, तो वहां पर जो है आपको पता है एक दरगाह है। अब उस दरगाह के इस प्रकार से निर्माण किया जाए कि भैया वहां पर जो है वो पर्यटन का बढ़ावा मिल जाए। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के टूरिस्ट वहां पर आए देखने के लिए। जैसे आपका हर्ष पर्वत है, ठीक है, जैसे आपका जो है वो जीण माता वाला जो गांव है ना, गौरिया गांव है, इस प्रकार के जो गांव हैं उनको और अधिक डेवलप किया जाए। अब वहां पर डेवलपमेंट करने से क्या होगा, बाहर के पर्यटक आएंगे, लोकल जो आपके मान लो कोई बीकानेर का आदमी है, कोई बाहर रहता हो, कोई आसाम रहता हो, शेखावटी का आदमी, वो वहां पर घूमने आए, 3 दिन रह जाए, तो इस प्रकार से रहने की सुविधा, पेइंग गेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाए और इसे एक मतलब राज्य स्तर पर जो है वो डेवलप किया जाए। इसके लिए हमने क्या किया है, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 जो है ये हमने लागू की है। अब इसमें होता क्या है कि आपको जो है 8 मकान या 8 जो है वो क्या कर सकते हो, कमरों की संख्या कर सकते हो। मान लो आपका मकान पड़ा है, अब आपके मकान के अंदर जो मतलब 6 7 रूम है, 8 रूम है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, 2 4 में रह लो और फिर जो बाकी के शेष बचे हुए हैं उनको रूम पर जो है वो किराए पर दे दो। स्पेशली खाटू श्याम जी के आसपास अब आप देखोगे तो वहां पर लोगों ने यही सिस्टम कर रखा है। खाटू श्याम जी में क्या कर रखा है, जैसे लोग दिल्ली से आते हैं नाइट में चले, अब उनको सुबह ठहरना है, फ्रेश वगैरह होना है, नहाना धोना है, तैयार होना है, उसके लिए लोग क्या करते हैं कि भैया नीचे तो जैसे उन्होंने होटल वगैरह बना लिए, पेइंग गेस्ट टाइप में बना लिया इस योजना के तहत ही मान लो, ऊपर वो शिफ्ट हो गए, ऊपर खुद रहने लग गए। नीचे क्या करते हैं, जैसे 4 5 8 रूम पड़े हैं उनको सबको किराए पर दे दिया और ऊपर शिफ्ट हो गए, फर्स्ट फ्लोर पर जो मालिक है वो शिफ्ट हो गया है। अब होता क्या है कि नीचे एक रूम के 4 4 5 5 हजार रुपए देते हैं, अब यहाँ पर संख्या जैसे मान लो 8,000 कर दिए। ठीक है, अब खाटू श्याम जी जैसी स्थिति बन गई है वर्तमान में कि भैया प्रत्येक दिन 2 2 3 3 ट्रेन आती हैं जयपुर से और दिल्ली से, और इतनी शानदार क्राउड होती है, तो आप ये मान के चलिए कोई भी खाली नहीं है वहां पर। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि भैया किसी के पास 8 रूम है और वो अगर 2 4 रुपए भी ले रहा है एक रूम के एक दिन के, तो आप ये मानिए कि एक दिन की उसकी कीमत कितनी हो गई, 16,000। तो 16,000 के आसपास में उसका टर्नओवर होता है प्रतिदिन। इस प्रकार से जो है वो चीजें ये काम करती हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान क्या है कि भैया 5 जो कमरे थे उनको बढ़ाकर 8 कर दिया है। अधिकतम कितने रख सकते हो, अधिकतम 24 बेड रख सकते हो। ये क्यों, इसलिए ताकि अव्यवस्था नहीं फैले।
भाई होने को वो घर ही तो है एक, आप उसको पीजी के रूप में काम ले रहे हो, पर वो है तो घर ही, ठीक है। अब घर के अंदर जब तक आप कॉमर्शियल रूप से कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं कर देते तब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाती। इसलिए सरकार ने जो है वो मैक्सिमम पर बार रखा है कि भैया 24 बेड ही आप जो है वो इस योजना के तहत रख सकते हो। इसके अलावा क्या कहा गया, पहले ये सिचुएशन थी कि अगर आपको इस योजना के तहत अपने आसपास में पर्यटन वगैरह या फिर टूरिस्ट वगैरह जो आ रहे हैं उनको घर में रखना है, पेइंग गेस्ट के रूप में रखना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर रहना होगा, रहने की अनिवार्यता थी। अब ये कहा गया कि भैया जो संपत्ति का स्वामी है ना, वो यहाँ पर रहे नहीं रहे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जो अनिवार्यता संपत्ति के स्वामी के वहां पर रहने की थी उसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है, ठीक है। विदेशी पर्यटक जो है इनकी सूचना कम से कम 7 वर्ष तक आपको रखनी होगी। मतलब आप जो रजिस्टर है उसको मेंटेन कीजिए, उसकी आईडी नंबर, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से रखिए। कितने साल तक, 7 साल तक, क्योंकि हो सकता है मान लो आप कोई आदमी है वो अगर कुप्रवृत्ति का आदमी है, अगर उसको मान लो कुछ घटना ऐसी करनी है, मान लो कोई बम विस्फोट टाइप का करना है, अगर वो आदमी आ जाता है तो उसकी एटलीस्ट पहचान तो हो सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, 7 वर्ष तक अतिथि की जो रजिस्ट्रेशन है को सुरक्षित रखना होगा, ठीक है। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है कि आपको जो है वो आवेदन के 7 दिन के अंदर इसकी परमिशन मिल जाएगी। कितने दिन में, 7 दिन में इसकी परमिशन मिल जाएगी। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है अस्थायी पंजीकरण मिलेगा। अब ये अस्थायी पंजीकरण क्यों, क्योंकि भैया हम ये देखेंगे कि आप जो बाहर से आदमी आते हैं, अब जैसे खाटू श्याम जी का मैंने उदाहरण आपको बताया है, खाटू श्याम जी को दर्शन करने आया बेचारा आसाम से या बंगाल से, या मान लो कोई लंदन रह रहा है वो यहाँ पर दर्शन करने आया है, ठीक है। अब उसके साथ में यहाँ पर मतलब जो है वो दुर्व्यवहार हो जाता है, उससे रुपए भी ले लिए, प्रॉपर सुविधाएं भी नहीं दी और प्रॉपर साफ सफाई भी नहीं है। इस प्रकार की अगर आप जो है वो गणनात्मक व्यवहार करते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ये आपका अस्थायी पंजीकरण है ये निलंबित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मान लो एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड है कि भैया 7 दिन में हम आपको परमिशन दे देंगे, पर वो जो परमिशन होगी वो कितने दिन तक रहेगी, 3 माह तक। कितने दिन तक रहेगी, 3 माह तक। मतलब 3 माह तक हम ये देखेंगे कि आप प्रॉपर साफ सफाई रखते हो या नहीं रखते, आपने जो प्रॉमिस जो आपके पेइंग गेस्ट को किए हैं, जो आपके पास में रह रहे हैं उनको किए हैं, वो सारे के सारे आप फॉलो करते हो नहीं करते। योजना के तहत जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई है सरकार के द्वारा वो आप जारी कर रहे हो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद में 2 वर्ष के लिए स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन में आपको अस्थायी मिलेगा, फिर 3 महीने का हम देखेंगे कि भैया आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो नहीं कर रहे। उसके बाद में हम आने वाले 2 साल के लिए आपको स्थायी पंजीकरण दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है वो 2 श्रेणियाँ रखी हैं, एक तो गोल्ड है और एक सिल्वर है। शुल्क कितना है, तो गोल्ड वाले के लिए 2000 रुपये है और सिल्वर वाले के लिए कितने हैं, 1000 रुपये है। आ गई बात समझ में, चलें आगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर अब आपको ध्यान रखना है, देखो जनवरी महीने में भी हमने पूछा था, जनवरी महीने में भी हमने पढ़ा है और वापस से पढ़ रहे हैं कि 25 है वो, मतलब 25 फरवरी को जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कुछ प्रमुख फैसले राजस्थान के लिए लिए गए हैं। उन सभी डिसीजंस की हम यहाँ पर बात करेंगे, एक एक डिसीजन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपको यहाँ पर अखबार में हेडिंग दिख रही है ना, यही है इसका, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है कि भैया 2 से अधिक संतान वाली जो लोग हैं वो अब पंचायती राज मतलब सरपंच पंच का चुनाव लड़ सकते हैं, और नगर पालिका वाले जो चुनाव हैं जैसे पार्षद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर परिषद का अध्यक्ष है, मेयर है, तो ये सारे के सारे चुनाव अब लड़ सकते हैं जिन लोगों के 2 या 2 से अधिक संतान है, ठीक है। तो संतान वाला जो बैरियर था वो हटा दिया गया है। अब इस चीज के लिए मंजूरी तो मिल गई है, पर इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 चीजों को, एक तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और एक आपका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, इनकी धारा 24 में अब संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो लोग ईओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, पार्ट बी के अंदर जब हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि धारा 24 जो है उसमें ये दिया गया है कि कौन व्यक्ति है जो सदस्य होने के लिए योग्य है, मतलब पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। उसमें हमने तारीख का भी विवरण किया है, उसमें हमने कुछ रोगों की भी बात की थी। कौन कौन से रोग हैं, तो वो सारे के सारे रोग जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, उनमें पहले स्थिति ये थी कि कुष्ठ रोग को भी शामिल किया गया था। पहले की स्थिति क्या थी कि कुष्ठ रोग को भी इसमें शामिल किया गया था, परंतु इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर कुष्ठ रोग को यहाँ पर हटा दिया गया है।
कुष्ठ रोग को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसका मतलब आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम दोनों के अंदर 2 संशोधन इस कैबिनेट मीटिंग में मंजूर किए गए हैं, जिसमें एक तो 2 से अधिक संतानों की बात कही गई है, और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग को अब क्या कर दिया गया है, धारा 24 से हटा दिया गया है। ठीक है, ये वैसे तो देखो आपको यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो दिख रही होंगी अखबार की कटिंग के हिसाब से, पर आपके नोट्स में ये प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में एकदम टाइप करके चीजें फॉलो कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक जो है वो ग्राम सेवक का जो पद है उसके अंदर प्रमोशन कर डाल के और एक नया पद क्रिएट किया गया है। ये नया पद फ्रेशर के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये पे लेवल 6 पे होता है, मतलब 2800 पे ग्रेड की इसकी क्या होती है, सैलरी होती है। अब इसमें क्या कहा गया कि वीडियो से एक सीनियर वीडियो, ये नई पोस्ट क्रिएट की गई है जिसका पे ग्रेड कितना होगा, L10 पे होगा, और पे ग्रेड जो है वो कितना हो जाएगा, 3600 पे, मतलब 3rd ग्रेड की जॉब है। परंतु ये जो जॉब है ना नई वाली, ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ये प्रमोशन से ही जाएंगे, मतलब इस वीडियो से ही ये प्रमोशन होके बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके लिए मतलब खुश होने वाली बात नहीं है, मतलब ये मान लो कि आप लगोगे वीडियो तब जाके कहीं आपको फायदा होगा। कितने पद हैं, तो 750 पद हैं। कितने पद हैं इनके, 750 पद हैं। ठीक है, और क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, तो राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय की गठन किया गया है। मतलब जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना, जो लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, जो लोग जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं माइनिंग वगैरह में, टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी के अंदर, उन सभी के निपटान के लिए और उन सभी की शिकायतों के निवारण के लिए क्या किया गया है, रेवेन्यू इंफॉर्मेशन एंड आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया है। ठीक है, गठन की मंजूरी दी गई है। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है आयुर्वेदिक योग विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो अजमेर में स्थापित की जाएगी, इसको लेकर मंजूरी बनी है। और राजस्थान मंडपम जिसको पहले जो है वो आवंटित किया गया था 3055, ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। जयपुर में राजस्थान, जैसे दिल्ली के अंदर अपना भारत मंडपम है, उसी की तर्ज पर जो है राजस्थान के अंदर राजस्थान मंडपम बनाया जा रहा है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर 3055 करोड़ रुपए की लागत थी पहले। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5815 करोड़ रुपए की लागत कर दी गई, मतलब इसका बजट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उदयपुर के अंदर 500 करोड़ का निवेश को मंजूरी मिली है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली है, ये है महत्वपूर्ण। ठीक है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति को यहां पर क्या मिला है, मंजूरी मिली है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी जो मंजूरी है वो 25 फरवरी को मिली है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग इसी दिन थी। उद्देश्य क्या है कि भैया औद्योगिक स्तर पर जो है राजस्थान का बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना है, औद्योगिक पार्क जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। इसके लिए हमने 4 अलग अलग श्रेणियां रखी हैं। पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, इसमें नोडल एजेंसी जो है, इसमें नोडल एजेंसी है ना, नोडल एजेंसी कौन है, रिको। अब ये रिको जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है, और कुल मिलाकर इस पूरी नीति को 4 श्रेणियों में अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें 4 में सबसे पहली बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिको पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध करवाता है, जमीन के अंदर ध्यान रखना है भूमि की उपलब्धता रिको के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाती है, उसे हम ए श्रेणी कहते हैं। दूसरी श्रेणी में आपको ध्यान रखना है यदि कोई संस्था, यदि कोई समूह मिलकर अगर इसको डेवलप करते हैं तो 80% भूमि जो है वो उस समूह की होनी चाहिए, और 20% जो है वो आपको रिको दे देगा। ये श्रेणी बी के अंदर कंडीशन रखी गई है। श्रेणी सी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 100% कौन करेगा, निजी डेवलपर करेगा। ठीक है, ए में कौन है, रिको है। बी में ध्यान रखना है 80% डेवलपर करेगा और 20% जो है वो रिको करने वाला है। सी के अंदर क्या होगा, 1000 मतलब 100% जो है वो निजी डेवलपर की भूमि होगी। ठीक है, और डी प्रवृत्ति के अंदर, डी कैटेगरी के अंदर हम ये देखेंगे कि भैया पीपीपी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर राजस्थान औद्योगिक पार्क का विकास यहाँ पर करने वाले हैं। अब कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया कि नोडल एजेंसी कौन होगी, नोडल एजेंसी रिको हो जाएगी। अगर आपको इस नीति के तहत इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने हैं तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मिनिमम बैरियर जो है वो क्या रखा गया है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया एक तो आपको न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो 50 एकड़ होना चाहिए, मतलब 50 एकड़ भूमि तो आपके पास में होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वहां पर कम से कम कितनी 10 औद्योगिक इकाइयां होनी चाहिए।
10 इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ पर होनी चाहिए, तब जाकर आप जो है इस योजना के तहत पात्र माने जाओगे। तो पात्रता के 2 मापदंड कौन से रखे गए हैं? एक तो भूमि के क्षेत्रफल को लेकर कि कितना 50 एकड़ तक, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूनिट को लेकर क्या सीमा रखी गई है? कम से कम न्यूनतम मिनिमम जो है वो आपके पास में 10 यूनिट होनी चाहिए, मतलब 10 कारखाने, 10 फैक्ट्रियां, 10 इंडस्ट्री वहां पर एटलीस्ट होनी चाहिए, और 50 एकड़ का जो है वो आपके पास में क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि भाई राज निवेश पोर्टल, राज निवेश पोर्टल है, इंटीग्रेटेड पोर्टल है, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, तो वहां से फिर क्या होगा, आपको इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रावधान क्या है, देखो ये कैटेगरी हमने पढ़ ली है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमने क्या किया कि CETP मतलब कॉमन रूप से, जैसे मान लो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर 10 इंडस्ट्री काम कर रही हैं, 10 की 10 मिलकर ये कहते हैं कि भैया जितनी भी हम वेस्टेज यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, जितने भी वेस्टेज हमारे 10 इंडस्ट्री से निकल रहा है, उन सभी के निस्तारण के लिए हम कॉमन रूप से क्या करें कि भैया जो आपका जो वेस्टेज है, जो भी कचरा है, अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, वो स्लरी हो सकती है, वो वेस्टेज हो सकता है, तो उसके निस्तारण के लिए कॉमन रूप से अगर कोई भी यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट वगैरह स्थापित करते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है 50% तक की रिटर्न आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आपके 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसको आपको 50 लाख रुपए रिटर्न हो जाएंगे, प्रतिपूर्ति हो जाएगी, ठीक है, कंपनसेशन हो जाएंगे, ठीक है। और अधिकतम सीमा क्या रखेगी, ये 12.5 करोड़, अधिकतम 12.5 करोड़ तक 50% हम दे देंगे, जो भी कम होगा, ठीक है। और संपर्क के लिए हम क्या करेंगे, 60% तक वे दे देंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर अगर यहाँ पर हमने कोई इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया है और यहाँ से रास्ता जा रहा है और इसको कनेक्ट करने के लिए जो भी सड़क जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सरकार ने कहा है कि हम 60% तक का खर्चा दे देंगे। मतलब अगर इस सड़क के अंदर 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है तो 60 लाख रुपए जो है वो क्या करेगी, सरकार दे देगी, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग का मैंने सड़क के माध्यम से बताया, हो सकता है कि वो और किसी रेल वगैरह के माध्यम से भी हो जाए, ठीक। अधिकतम कितना है, 3 करोड़ रुपए। वेस्टेज के लिए कितना था, तो अधिकतम 12.5 करोड़ था। अगर हम बात करें कनेक्टिंग के लिए कितना है, तो 3 करोड़ रुपए, ठीक है। प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी कि भैया जो है आपका राजनिवेश पोर्टल के ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 वर्ष तक आपको बिजली के अंदर छूट दी जाएगी। ये हमने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो 7 वर्ष तक वहां पर भी छूट थी। और क्या कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। मान लो मैंने आपको ये बताया कि भैया आप जो है यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित कर रहे हो, और ये जो जमीन है मान लो पहले किसी गांव की होगी, यहाँ पर जो है वो आपकी एग्रीकल्चर जमीन है। अब इस एग्रीकल्चर जो लैंड है इसको आप इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर डेवलप कराओगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। और इसके लिए सरकार क्या करती है, कुछ चार्ज लेती है। भैया जो कृषि भूमि है उसे आप औद्योगिक भूमि के अंदर या फिर निवास स्थान के अंदर कन्वर्ट कराते हो तो इसे कन्वर्जन बोला जाता है। और इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग रेट के हिसाब से सरकार क्या करती है, यहाँ पर रेट लेती है, ठीक है, रुपए लेती है। तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, 25% तक छूट कर दी जाएगी। इसके अलावा रिप्स 2024 की जो नीति है उसके तहत भी आपको क्या मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। ये कुछ प्रावधान है, ये फोटो है, और आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। पात्रता के मापदंड मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ में क्या कहा गया कि भैया जो स्टार्टिंग के 10 पार्क होंगे उनके लिए हम 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान यहाँ पर देने वाले हैं। स्टार्टिंग के कितने पार्क, स्टार्टिंग के 10 पार्क होंगे, उनको हम 20% पूंजी अनुदान भी देंगे। मतलब अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो उसका कितना 20% हम क्या कर देंगे, वापस आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या रखी गई है कि भैया हम मिनिमम जो है वो 50 एकड़ की भूमि के लिए बोल ही रहे थे। अब इससे ज्यादा मतलब 100 एकड़ तक की भूमि है तो अधिकतम हम 20 करोड़ का रुपए दे देंगे आपको इसके तहत, ठीक है। 250 एकड़ तक है तो हम क्या करेंगे, 30 करोड़ दे देंगे। अगर 250 से अधिक है तो हम अधिकतम कितना देंगे, 40 दे देंगे, ठीक है। तो 20, 30, 40, और उधर है 100, 250 और 250 से अधिक, ठीक है। 100 तक कितना है, 100 एकड़ तक है 20 करोड़, ठीक है। और 250 एकड़ तक कितना है, तो 250 एकड़ तक 30 करोड़, और 250 से अधिक कितना है, 250 से अधिक है तो फिर आपका 40 करोड़। ये मैक्सिमम है, ये 20% या फिर ये दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। कैप्टिव नवीकरण के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप कोई प्रयास करते हो, मान लो आप 10 इंडस्ट्री का एक जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हो, और वहां पर ऐसी स्थिति होती है कि आपने एक सोलर प्लांट लगा लिया या विंड पावर एनर्जी लगा ली, और आप सभी अगर साथ में मिलकर उस पर खर्चा करते हो तो 7 साल के लिए आपको 100% तक विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी, कन्वर्जन शुल्क है उसमें 25% की छूट मिल जाएगी। CTP
साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, अगर कोई आप साझा रूप से कोई प्लांट वगैरह लगाते हो रिसाइकलिंग के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको 50% तक क्या करने वाले हैं, अधिकतम 50% या 12.5 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा, प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है। और संपर्क मार्ग के लिए मैंने आपको बता दिया 60% वे राजस्थान के अंदर यहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 बच्चों वाला था। अब यहाँ पर एक रीजन दिया गया है। क्या रीजन दिया गया है भैया, पहले की स्थिति ये थी कि पहले जो 1991 से 94 के अंदर जब ये अधिनियम बने थे, कौन सा, एक तो नगर पालिका अधिनियम, एक आपका पंचायती राज अधिनियम, दोनों की स्थिति ये थी कि उस समय हमारी जो प्रजनन दर थी वो 3.6 थी, मतलब आवश्यकता से ज्यादा बच्चे हो रहे थे। अब उसमें हम गिरावट कर महसूस कर रहे हैं, मतलब 2 के आसपास में। वहां पर क्या हो रहा है, वर्तमान में जो प्रजनन दर है वो कितनी है, 2 है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये संशोधन किया है, ये सरकार ने यहाँ पर सफाई दी है। ठीक है। तो ये धारा ध्यान रख लेना कि पंचायती राज अधिनियम की तो धारा कौन सी है, धारा 19, और नगर पालिका अधिनियम की धारा कौन सी है, 24। ठीक है। आ गई बात समझ में। इसको थोड़ा सा देख लेना, अगर ये मान लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया ना, तो ये आ सकता है कि भाई पंचायती राज के लिए, पंचायती राज की कौन सी है, धारा 19, और नगर पालिका अधिनियम की कौन सी है, धारा 24। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता ही दिया कि भैया इसके प्रभावी रोकथाम के लिए क्या किया गया है, निदेशालय बनाया गया। निदेशालय का नाम क्या होगा कि भैया आर्थिक अपराधों के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, इसकी गठन को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इससे फायदा क्या रहने वाला है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं अपन। हाँ, दिख रहा है क्या, 1 मिनट रुको। के फायदे क्या क्या होंगे ये दिखा देता हूँ मैं आपको। अब दिख रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, विक्रय, स्टाम्प शुल्क पंजीयन पर अनियमितता, फर्जी कंपनियों का गठन, सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। रियल इस्टेट में धोखाधड़ी जो है वो इस निदेशालय से क्या हो जाएंगी, इस डायरेक्टर ऑफिस से खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चले आगे। ये मैंने आपको बता दिया, अभी कुछ स्ट्रोक जो है इसको हटा दिया गया है यहाँ से और धारा 24 के अंदर नगर पालिका अधिनियम, धारा 24, इसके अंदर संशोधन करके क्या किया गया है, कुछ स्ट्रोक को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अजमेर के अंदर क्या किया जाएगा, आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी की यूनिवर्सिटी यहाँ पर डेवलप की जाएगी। ठीक है। और अब आपको ध्यान रखना है कि 2 अभ्यास यहाँ पर फरवरी महीने में आयोजित किए गए हैं, दोनों का संबंध ही राजस्थान से है। वैसे नेशनल वाले हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे, पर 2 राजस्थान वाले हैं, विशेषकर आपको ध्यान रखना है कहाँ आयोजित किए गए हैं। एक तो है युद्धाभ्यास वायु शक्ति। वायु शक्ति जो है वो आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कहां पर आयोजित किया गया है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। कब किया गया, 27 फरवरी को किया गया। तो 27 फरवरी को वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर के अंदर किया गया। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो ये इस रेंज का सबसे बड़ा अभ्यास है, एक तो क्या है, इस रेंज का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया ने विजिट किया है, और विजिट के दौरान इन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर को को पायलट के रूप में यहाँ पर चलाया है। प्रचंड आपका जो हेलीकॉप्टर है, ये ध्यान रखना, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर एक खासियत है कि लगभग 5000 मीटर ऊंचाई तक, मतलब सियाचिन वगैरह जो है, इन पे उड़ान भरना और उड़ान के साथ साथ में अटैक करना, ऐसा करने वाला ये पूरे विश्व का एकमात्र वो क्या है, हेलीकॉप्टर है। इतनी ऊंचाई तक भाई, कैलिबर तो और भी हेलीकॉप्टर में है, पर क्योंकि लाइट वेट का है ये, तो इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर जा पाता है। ठीक है। और आसानी से जा पाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हेलीकॉप्टर प्रचंड को उड़ाया है, और ऐसा करने वाली ये पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने लड़ाकू हेलीकॉप्टर को को पायलट के रूप में उड़ाया है। जेट वगैरह जैसे सुखोई है, मिग 21 है, राफेल है, इन सभी को तो उड़ाया है, पर
जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं उनको उड़ाने वाली ये पहली राष्ट्रपति बनी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है खड़ग शक्ति, भारतीय सेना की कोर है खड़ग कोर, मतलब एक बटालियन है जिसका नाम क्या है, खड़ग कोर है। इसके द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर के अंदर, वहां पर क्या किया गया है, खड़ग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। केवल इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है वायु शक्ति के अंदर आपको, एक तो राष्ट्रपति वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक सबसे बड़ा क्या है, फायर पावर युद्धाभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये फायरिंग वगैरह हो रही है। और एक चीज और ध्यान रखना है, ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर इसको जो है वो आयोजित किया गया है, और इसके अंदर दिन और रात दोनों समय पर फायरिंग यहाँ पर देखने को हमें मिली है, ठीक है। चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ही, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, महाजन में कौन सी थी, पोखरण में कौन सी थी? पोखरण के अंदर वायु शक्ति थी, और महाजन के अंदर कौन है, तो महाजन के अंदर खड़ग शक्ति है, ठीक है। अब महाजन के अंदर ही क्या किया गया है, बीकानेर के अंदर ही क्या किया गया है, एडवांस्ड फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L टाइप 5 का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। अब ये है क्या, समझो मेरे को। देखो होता क्या है कि जब लड़ाई का समय आता है, युद्ध का समय आता है ना, उस समय लैंडिंग वगैरह थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। भाई एयरपोर्ट वगैरह तो पहले ही उड़ा दिए जाते हैं सबसे पहले। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि भैया आजकल जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो एयरफोर्स की रह गई हैं, हवाई लड़ाइयाँ ही रह गई हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रत्येक देश ये चाहता है कि हम युद्ध स्तर पर जो है वो और थोड़े से मजबूत हो जाए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हम नेशनल वाले में पढ़ेंगे कि आसाम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेशन किया है एक हाईवे का, जिसमें आप इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हो, मतलब है तो सड़क ही, है तो वो नेशनल हाईवे, पर उसमें हम इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं युद्ध के समय, ठीक है। अब आसाम की साइड में क्यों किया गया है कि भैया वहाँ पर चीन वगैरह अगर हमला करते हैं, बांग्लादेश अगर कोई छुटपुट की घटना करता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर लैंडिंग की जा सके, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर में है, टोटल मिलाकर 3 ही ऐसे स्वीकृत किए गए हैं, उसी की तर्ज पर यहाँ पर ये चीज़ें हैं। देखो होता क्या है कि आप जैसे मान लो हवा के अंदर कोई हेलीकॉप्टर या फिर हरक्यूलिस वगैरह, एयरबस वगैरह, मतलब जो बड़े हवाई जहाज हैं वो चलते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में नीचे उनको प्रॉपर नहीं उतरना पड़े, ऊपर से ही अगर वो ड्रॉपिंग वगैरह कर दे, मान लो कोई टैंकर आपको ऊपर से नीचे ड्रॉप करना है, तो इसके लिए ये परीक्षण किया गया और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर। नाम क्या है, एडवांस 28 फीट हेवी ड्रॉप सिस्टम 20L। अब इसमें क्या है, 28 फीट मतलब 28 फीट तक आप नीचे आकर और फिर इसको ड्रॉप वगैरह कर सकते हो। अब वो ड्रॉप कोई सामान हो सकता है, खाद्य सामग्री हो सकती है, कोई जो है वो तो आयुध है, मतलब जो हथियार हैं वो हो सकते हैं, टैंकर हो सकता है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रणाली में 20 टन तक का जो सामान है वो नीचे ड्रॉप किया जा सकता है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ की लेब है, ADRDE, और JCBL ग्रुप की ADSL, ये दो लेब हैं, इन दोनों लेब के द्वारा इसको संयुक्त रूप से क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है प्रथम नेफेड बाजार, पहले तो ये ध्यान रख लो नेफेड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब कुल मिलाकर आपको इतना तो समझ में आ गया है कि सहकारिता की मार्केटिंग करती है, सहकारिता का प्रचार प्रसार ये करती है, इस प्रकार की ये संस्था है। अब आपको ध्यान रखना है इसका गठन कब किया गया, तो गांधी जी की जयंती पर 1958 में इसका जो है गठन किया गया है। 2 अक्टूबर 1958 को इसका गठन किया गया है, स्थापना की गई। काम क्या है कि भैया किसानों को उचित मूल्य दिलवाएगी, बागवानी को बढ़ाएगी, उत्पादों को विपणन विपणन करेगी, मतलब बेचने का काम करेगी, प्रोसेसिंग का काम करेगी और भंडारण का काम करेगी, ठीक है। इसके लिए ये जो है वो संस्था काम करती है। स्थापना कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1958 को हुई। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इस संस्था के द्वारा राजस्थान में अपना पहला बाजार, पहला मार्केट खोला गया है, कहाँ पर, नेहरू सहकार भवन जयपुर के अंदर। अब ये सहकार भवन जो है, ये अगर आपने देखा हो, विधानसभा वाली जो सड़क है वो इससे ही जाती है, ठीक है। अगर अपन सिविल लाइन से विधानसभा की साइड में जाते हैं तो ये सड़क ही है जो मतलब ये सहकार मार्ग से नीचे से होकर जाना पड़ता है अपने को। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम नेफेड बाजार जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सहकार भवन जयपुर के अंदर किया गया है। बात करें इनोग्रेशन की, क्योंकि ये सहकारिता से संबंधित है, तो जो राज्य के सहकारिता मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम जो है वो गौतम कुमार दक्ष, ये आपको दिख रहे हैं। गौतम जी ने ही इनका जो है वो इनोग्रेशन किया है। और विजन क्या है इसको स्थापना का, कि किसान से किचन तक पहुंच बनाना, ठीक है। फिर आपको पता है कि भाई राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर गहन पुनरीक्षण चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम चल रहा है, जो कि फरवरी तक था। कब तक था, फरवरी तक था।
ठीक है, अब ये प्रोग्राम पूरा हो गया है ऑलमोस्ट। अब इस जो राज्य का चुनाव आयोग है, इसके द्वारा वोटिंग लिस्ट जारी की गई है, मतदाता सूची जारी की गई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम क्या है। देखो, होता क्या है कि भैया समय के साथ में कई घुसपैठ हो जाती हैं। जैसे बंगाल की साइड में बात करें, पश्चिमी बंगाल की साइड में बात करें, तो जो बंगाली लोग हैं वो घुसपैठ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो म्यांमार साइड में भी थोड़ी थोड़ी घुसपैठ होती है, चीन में भी होती है। धीरे धीरे बाहर के लोग आकर यहाँ पर रहने लग जाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। उन सभी का वेरिफिकेशन करने के लिए वोटिंग लिस्ट में कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम दो बार या दो जगह पर शामिल हो गया। जैसे अगर मैं हूँ, हो सकता है मैं शहर में रहता हूँ, अब मैंने शहर में भी नाम जुड़ा रखा है, मैंने जयपुर में भी नाम जुड़ा लिया और मैंने अपने गांव में भी जुड़ा लिया। तो इस प्रकार की जो लूप होल हैं उनको मिटाने के लिए यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। बहुत लंबी प्रोसेस चली थी, कई लोग तो जो इससे प्रभावित होकर जो क्या कर गए, सुसाइड वगैरह कर गए। काफी चर्चा का विषय रही है और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो ये अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में 21 फरवरी 2026 को कुल मिलाकर 199 विधानसभा में, कितनी विधानसभा, 199। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है। कितनी है, 200। 200 में से एक जो है वो ऐसी है जिसका डाटा रिलीज नहीं किया गया। ये क्या, कौन सी है, अंता विधानसभा। और ये कहा गया कि भैया 21 फरवरी को ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, इसका जो है वो बाद में रिलीज कर देंगे। बाद में कब, मार्च के अंदर। तो मार्च में जब पढ़ेंगे तो हम वापस से इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा जो मतदाताओं की सूची जारी की गई है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो उनकी कुल संख्या कितनी है, 5,15,19,929। कितनी विधानसभाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है 199 विधानसभा। जनसंख्या नहीं है ये, जनसंख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हैं जो कि 18 या 18 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं। छोटे वाले तो अभी तक हुए ही नहीं ना काउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5,15,19,929 मतदाता ऐसे हैं जिनकी अंतिम रूप से सूची प्रकाशित कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है, राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा। और कुछ ना आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया जो पहले की लिस्ट थी ना, उसमें हमने एसआईआर के बाद में 12.91 लाख ऐसे हैं जिनको जोड़ा है, और 44.27 लाख ऐसे हैं जिनकी सूची से नाम हटाए। मतलब ऐसे लोग, ऐसे मतलब इतने लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फर्जी रूप से जो है वो मतदाता लिस्ट में शामिल थे। कुछ ऐसे थे जो जिनकी डेथ हो गई पर वो चल रहा है उनका वोट और लोग दे भी रहे हैं हर साल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसआईआर के बाद में 5,15,19,929 मतदाताओं की सूची है। अगर पहले की स्थिति और अब की बात करें तो तुलनात्मक रूप से पहले जो है पहले से 44.27 लाख लोगों को हटा दिया गया है और 12.91 लाख ऐसे लोग हैं जिनको नए तरीके से जोड़ दिया गया है। बात करें कैटेगरी वाइज तो पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो 2,69,00,000 के आसपास है। महिलाओं की बात करें तो 2,45,00,000 के आसपास है। ट्रांसजेंडर की बात करें तो 562 ट्रांसजेंडर अब मिले हैं इसके अंदर लिस्ट में। ठीक है, अब और अगर डेप्थ में अगर आप पढ़ना चाहो तो देख देख लेना कि 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या है उसमें 0.82% की वृद्धि हुई है, क्योंकि नए जुड़े हैं ना, नए जुड़े 44 के आसपास में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4,35,000 लोग ऐसे हैं जो अब नए जुड़े हैं। कौन सी एज क्राइटेरिया में, 18 से 19 आयु के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक युवा कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जयपुर के अंदर वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 1.30%। ठीक है, 1.30% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। दूसरी बात करें मतदाता लिंगानुपात, जो पहले 909 था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 911 कर दिया गया है। तो कितनी संख्या की वृद्धि हुई है, कितने पॉइंट की वृद्धि हुई है, 2 की। 909 थे और वो आपको कितने हो गए, 911 हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि अंता की जो विधानसभा है, जो नरेश मीणा वाली जो है ना, उसको अब थोड़ा सा होल्ड किया गया, कहा गया भी मार्च के अंदर कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दिख रहे हैं क्या, भजन लाल जी बैठे हैं, इन्होंने अपने पुराने जो जिगरी यार थे उनका एक सम्मेलन किया है। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री होने से पहले इनके पास में जो पद था वो सरपंच का था। मतलब सरपंच से डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है ना, कोई विधायक 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 से मतलब सीधा ही क्यों मान लो मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने पुराने यार वाइले थे उनको बुलाया है। निवर्तमान जो सरपंच थे उनको बुलाकर उनका एक अधिवेशन कराया है, और उस अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अधिवेशन का आयोजन आपके कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया गया है। आपका अधीनस्थ बोर्ड भी यहीं पर है।
है ना। अधीनस्थ बोर्ड के पास में इसका आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री महोदय ने भाग लिया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक डाटा बताया गया है कि भैया नवसर्जन जो किया गया है, नवसर्जन जो किया गया है, पंचायती राजों का पुनर्गठन किया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है 85 नई पंचायत समितियां और 3417 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया। ये चीज़ यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण के अंदर बोली थी, अखबार में बड़ा बड़ा लिखा हुआ आया था टाइटल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सरपंचों का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो सरपंचों का अधिवेशन दुर्गापुरा जयपुर के अंदर हुआ है। इसमें ये बताया गया कि 85 तो नई पंचायत समिति बना दी है और 3417 नई ग्राम पंचायतें हमने यहाँ पर क्या की है, गठन की है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गिव अप अभियान। गिव अप का मतलब है कि भैया वैसे तो देखो, अगर बात करें इंग्लिश फ्रेज और फ्रेज और जो इडियम फ्रेज होती हैं उसके अंदर, उसमें जो है गिव अप का मतलब होता है हार जाना, छोड़ देना, प्रयास करना बंद कर देना, तो इस प्रकार का इसका अर्थ निकलता है। तो इसमें हम छोड़ देना वाला उठाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि भैया राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य पदार्थ की जो है वो गारंटी के लिए जो है एनएफएसए प्रोग्राम चलाया जाता है। पता है सभी को, मतलब सरकार के द्वारा फ्री में अनाज दिया जाता है। फ्री का मतलब है 1 रुपए में गेहूं, 2 रुपए में दालें, इस हिसाब से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में कई लोग ऐसे हैं जो कि वेल सेटल होने के बाद में, योग्य होने के बाद में भी इस योजना का जो है वो लगातार फायदा उठा रहे थे। मतलब वो उनका बढ़िया 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीने के आ रहे हैं, पर फर्जी तरीके से ही मान लो एक तरीके से कि भैया इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, एनएफएसए प्रोग्राम से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने उनको मौका दिया, कब, 1 नवंबर 2024 को। हालांकि ये प्रोग्राम जो है वो कुछ समय के लिए चलाया गया था कि भैया नवंबर 2024 में ये कहा गया कि आप अपनी इच्छा से इस प्रोग्राम से बाहर हो जाओ, ताकि सरकार पे वजन कम पड़े और जो अन्य लोग हैं उनको फायदा इसका और अच्छे तरीके से पहुंच पाए। तो लोगों ने सुना, चाहे वो डर के हिसाब से मान लो और चाहे जो है वो प्रोत्साहन के रूप में मान लो, तो इन्होंने जो है वो 2024 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था कुछ समय के लिए, और इसको बढ़ाते बढ़ाते फरवरी 2026 तक ये लेके आ गए। ठीक है, इसके बारे में हमने 1-2 बार पहले भी डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हाल फिलहाल में फरवरी में आपको ध्यान रखना है कि डाटा रिलीज किए गए हैं कि भैया 54.36 लाख संपन्न लोग ऐसे थे जिन्होंने एनएफएसए जो प्रोग्राम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है, उसके तहत अपने क्या किए हैं, नाम हटवा लिए हैं। और 73 लाख ऐसे हैं जिनको नए तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया है। आ गई बात समझ में, चलें आगे। फिर है प्रेरणा अभियान 2.0। प्रेरणा का हमने पिछली बार पढ़ा ना, जनवरी महीने में पढ़ा था, इसको स्टार्ट किया गया था 19 जनवरी से 19 फरवरी। मैंने आपको बताया था कि एक माह के लिए, एक माह के लिए प्रेरणा 2.0 अभियान चलाया था। प्रेरणा का मैंने आपको बताया था कि मेन मेन जो है वो इसके 3 डायमेंशन है। कितने हैं, 3 डायमेंशन। देखो इसकी फुल फॉर्म से आपको पता चलेगा। प्रेरणा का मतलब हो गया पी से प्रेगनेंसी, आर से रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराना है, फर्स्ट डायमेंशन है। ठीक है, फिर बात करते हैं ई का अर्ली, सी का चाइल्डहुड और ई का एजुकेशन, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब जल्द से जल्द जो है वो आपको चाइल्डहुड के बारे में अवेयर किया जाए, बच्चों को, महिलाओं को अवेयर किया जाए। ठीक है, दूसरा डायमेंशन ये हो गया। तीसरा है न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ठीक है, पोषण के बारे में जानकारी देना, पोषण के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना, ये इसका जो है तीसरा पहलू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेरणा अभियान है, इसके तहत कौन कौन से प्रोग्राम किए गए। फैमिली का सर्वे किया गया कि भाई गर्भवती महिला और 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पूर्ण पंजीकरण होना चाहिए, डिजिटल पंजीकरण होना चाहिए। वर्दी में निगरानी होनी चाहिए कि बच्चे की वर्दी, मतलब उसकी पोषण की ट्रैकिंग होनी चाहिए, कितनी उसकी हाइट बढ़ रही है, वजन के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, एज के हिसाब से उसका वजन कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिजिटली उसको क्या किया जाएगा, ट्रैकिंग किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पर क्या बनाई जाएगी, आभा आईडी बनाई जाएगी। आभा आईडी में अगर आपको ध्यान हो तो रैंकिंग भी जारी होती है। मैंने आपको बताया भी था उस समय कि भारत के अंदर राजस्थान की जो रैंकिंग थी वो दूसरी थी। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके परिणाम जारी किए गए हैं भैया। प्रेरणा 2.0 अभियान जो हमने 19 जनवरी को संचालित किया था, लगभग एक महीने के लिए, मतलब 19 फरवरी तक के लिए हमने संचालित किया था। इसमें कुल मिलाकर इस प्रोग्राम के तहत 12,17,393 नई आभा आईडी का बनाया जो है वो सत्यापन किया गया है। ठीक है, और लाभार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 2,47,114 यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। कुल मिलाकर प्रेरणा 2.0 जो अभियान था उसके तहत यहाँ पर ये चीजें जो हैं, ये रिजल्ट हमारे सामने आया है। ठीक है, जागरूकता अभियान में मैंने आपको ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में जो है वो चीजें डिस्कस कर चुके हैं।
स्टार्टिंग के जो बच्चे के 1000 दिन होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं लगभग 3 साल तक के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं भाई, इन चीज़ों की महत्ता बतानी चाहिए, आंगनबाड़ी के अंदर सर्वे करानी चाहिए, पोषण की लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए, डिजिटल रूप से डाटा होना चाहिए, आभा आईडी रजिस्ट्रेशन और फिर उसका सत्यापन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको परिणाम ध्यान रखना है कि 12,17,393 नई आभा आईडी बनी है। और वर्दी के अंदर बात करें तो वर्दी जो है वो 2,47,114 लोगों की यहाँ पर वर्दी हुई है। ठीक है, अब पहले तो मेरे को ये बताओ, हमारे राजस्थान के अंदर कितनी वो हैं लोयन सफारी हैं? कितनी लोयन सफारी बताओ? 2 हैं। ठीक है, अभी तक एक थी कहाँ पर? नारगढ़ के अंदर, जयपुर के अंदर। अब दूसरी का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? गुलाम चंद जी कटारिया, जो कि हमारे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री हैं और उदयपुर से सांसद और विधायक दोनों रहे। ठीक है, अब उनको राज्यपाल बना दिया गया है आपके पंजाब का, हरियाणा का। तो इस समय जो आपको ध्यान रखना है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है, इसको दूसरी लॉयन सफारी के रूप में इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य जो है वो कौन से हैं? जूनागढ़ गुजरात से लाए गए हैं सम्राट और सुनैना। ये 2 शेर हैं जिन्हों को खुले में छोड़ा गया है। अब आप देख पाओगे यहाँ पर अखबार में मोटी मोटी कटिंग आई थी कि राज्यपाल महोदय का क्या कर लिया है, यहाँ पर रास्ता रोक लिया गया है। किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। पहले सम्राट निकला तो सम्राट ने क्या किया कि जीप के आगे बैठ गया, आगे जीप के आगे क्या कर गया? बैठ गया। देखो ये रहा, ये तो सम्राट है आपका और ये कौन सी है? सुनैना है। तो ये क्या कर गया? यहाँ पर बैठ गया और ये कटारिया साहब की जीप है। इसके सामने लगभग जो है वो 5 मिनट तक इनका क्या रहा है? एनकाउंटर रहा है। लाए कहाँ से गए हैं? जूनागढ़ से। अब ये मैं धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ आपको, फोटो में क्यों मेंशन कर रहा हूँ? मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, हो सकता है इतना भी सफिशियंट हो। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में एक जो है वो इमेज बने, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें जो है वो ठहर जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सम्राट, सुनैना, कटारिया जी ने इनका इनोग्रेशन किया है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की। पहले नंबर की कौन सी है? नारगढ़ के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन भी आया है, लोयन सफारी का जो है वो क्वेश्चन आया है। फिर आपको ध्यान रखना है भारत विस्तार। भारत विस्तार अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इसको। क्यों? क्योंकि शिवराज जी चौहान जो हैं, इनके द्वारा 17 फरवरी 2026 को जयपुर के अंदर, दुर्गापुरा के अंदर जो है वो इसका इनोग्रेशन किया गया है, भारत विस्तार का। ठीक है, एआई आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग क्यों किया गया है? इसका इनोग्रेशन क्यों किया गया है? क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात देखो, अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें आपको समझ में आ रहा है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो नेशनल स्तर की हैं, जो नेशनल स्तर की हैं। एचपीवी एक तो टीकाकरण था जिसका इनोग्रेशन अजमेर में 28 फरवरी को आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा अजमेर से किया गया है। पूरे देश में टीके लगेंगे पर इसका इनोग्रेशन अजमेर से हुआ है। इसी प्रकार से भारत विस्तार, ये भी एक एआई प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जो कि किसानों के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए, किसानों के कल्याण के लिए है। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका इनोग्रेशन कहाँ से हुआ है? दुर्गापुरा जयपुर से हुआ है। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र के अंदर जो आपके किसानों के मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा, मतलब शिवराज जी चौहान जो एमपी के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा किया गया। अब इस भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी भारती नाम करके एआई असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट होगी जिसे आप बोलकर बोल सकते हो। जैसे गूगल के अंदर आपकी गूगल हे गूगल होती है और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कोर्टना होता है, कोर्टना। ठीक है, जिस प्रकार से एप्पल के अंदर सीरी होता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के अंदर एआई असिस्टेंट होगा, एआई वॉइस असिस्टेंट होगा, जिसका नाम क्या है? भारती है। ठीक है, और एक हेल्पलाइन जारी की गई है 155-261। इसके माध्यम से आप कॉलिंग करके जो है अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत विस्तार का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लगभग 10 केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध आपको करवाने वाला है। अब उसमें प्रमुख प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? पीएम किसान योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इस प्रकार की अलग अलग 10 योजनाएं यहाँ पर कनेक्ट रहेंगी, इंटीग्रेटेड रहेंगी, एकीकृत रहेंगी। अब इनकी सारी की सारी जानकारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा और क्या फायदा रहेगा? आपको मौसम की अगर जानकारी रहेगी, भाई किसान है, खेती को देखो मौसम का जुआ कहते हैं, है ना। अब टोटली जो डिपेंडेंसी रहती है वो खेती की किस पर रहती है? आपकी मौसम पर रहती है। ठीक है, क्लाइमेट पर रहती है। मौसम थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है, हाल फिलहाल में जैसे अभी लावणी का समय चल रहा है, अब हाल फिलहाल में
जो आपकी सरसों वगैरह खेतों से निकाली जा रही है, अब बारिश हो रही है 2-3 दिन से, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, किसान को बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा। ठीक है, पका पकाया जो आपका अनाज है जिसको 2-3 महीने से 4 महीने से तैयार कर रहे थे, अब एट एंड मतलब ये मान लो थाली से उठा के वापस ले जा रहे हैं। तो मौसम की आपको एडवांस में जानकारी मिल जाए, अगर मान लो किसी व्यक्ति को ये पता चल जाता कि आज शाम को बारिश हो रही है, तो वो कल ही निकलवा लेता उस अनाज को, अंदर डाल देता बोरियों के अंदर। इस प्रकार से मौसम की समय रहते आपको जानकारी मिल जाए, चाहे वो बारिश की है, चाहे वो आंधी की है, अगर ओले पड़ रहे हैं तो उनकी भी जानकारी मिल जाए, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब किसान को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मंडी के अगर आपको भाव पूछने हैं, तो वो मंडी के भाव भी आप यहाँ से पूछ सकते हो, किसी भी मंडी के, आपका आसपास की जो भी मंडी है उसके भाव आप यहाँ पर पूछ सकते हो। अगर आपको फसल से संबंधित कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन चाहिए, कीट रोग प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी के लिए यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया अभी हाल फिलहाल में जो इनोग्रेशन किया गया है ना, इसका इनोग्रेशन कब हुआ, 17 फरवरी को। तो इनोग्रेशन हाल फिलहाल के अंदर दो ही भाषाओं के अंदर किया गया है, एक तो हिंदी के अंदर और एक आपकी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं के अंदर इसका इनोग्रेशन किया है, परंतु साथ साथ में ये कहा गया कि भैया आने वाले समय में हम 9 और भाषाएं, तो 2 और 9 कितनी होगी, 11। इसमें कंफ्यूजन मत रखना भाई, टोटल कितनी भाषाएं हैं, 11 भाषाएं हैं। अभी हाल फिलहाल में कितनी पर किया गया काम, 2 पर किया गया है। भविष्य में कितने के लिए कहा गया है, 9 के लिए कहा गया है। तो 2 + 9 = 11। अगर आपसे पूछे कि भारतीय विस्तार एआई आधारित प्लेटफॉर्म को कितनी भाषाओं में इनोग्रेट किया गया है, कितनी भाषाओं में शुभारंभ किया गया है, तो 2, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि कुल कितनी भाषाओं में भविष्य में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, तो 11 भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है, चलें आगे। कितनी योजनाओं का यहाँ पर फायदा मिलने का अभी हाल फिलहाल में जो प्रस्ताव रखा गया है, 10 का। ये पूरा जो है वो एआई के आधारित जो हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि भाई आपको डायग्राम मिले। इसमें जो है आपको देखो भारती नाम करके एआई असिस्टेंट मिल जाएगी, वॉइस असिस्टेंट, और 155-261 जो है वो हेल्पलाइन मिलने वाला है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि बहुभाषी होगा। बहुभाषी का मतलब है कि इंग्लिश प्लस हिंदी, ये 2 भाषाएं तो हमने दे दी आपको। अब हम भविष्य में क्या करेंगे, 9 और भाषाएं देंगे, मतलब कुल मिलाकर कितनी, 11 भाषाएं दे देंगे। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन रहने वाली है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर जो है इसकी नोडल एजेंसी रहने वाली है। कुल आवंटित बजट कितना है, तो 150 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तकनीकी सहयोग इंडिया एआई मिशन और बासिनी नाम करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ये पोर्शन जो है आपकी नोट्स के अंदर नहीं है, उसको ऐड कर लेना। ठीक है ना, कर लोगे ऐड, भाई करोगे या नहीं करोगे, कर लेना है ना। भारत विस्तार परियोजना के अंदर नोडल एजेंसी आईसीएआर है। टोटल बजट की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के अंदर 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब हम बात करें तकनीकी सहयोगी, तो इंडिया एआई मिशन और भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा इसे टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसानों के क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है। सटीक मौसम और आपदा पूर्वानुमान इसमें मिल जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पीएम किसान सहित योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिले। ये आपकी एआईआर का प्लेटफॉर्म है। जितने भी पोस्टर हमारी वीडियो में मिलते हैं ना, या जितनी भी फोटो हैं, जितनी भी स्क्रीनशॉट मिलती हैं, सारी की सारी हम कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, विभिन्न विभागों के डिपार्टमेंट के, या विभिन्न राज्य सरकार के जो और केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनके जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं वही हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, ये जरूर हमने एआई से एक प्रयास किया कि इस प्रकार से थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। ये टेलीग्राम में भी मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको फिर क्या होगा, इससे एक पेज से ही आपको सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। एआईआर के द्वारा आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी आपके नोट्स में है, केवल इसको ऐड करने की आवश्यकता है, ये ऐड कर लेना भैया। आ गई बात समझ में। फिर जयपुर में स्टार्टअप के लिए सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है मुख्यमंत्री मोदी ने शिरकत की। अगर आप फोटो देख पा रहे हो, दिख रही है फोटो, यहाँ पर जो है वो 27 फरवरी से 1 मार्च तक जयपुर के अंदर आपको यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिला। और इसका आयोजक कौन है, तो आपका जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजस्थान सरकार, ओपन इनोवेशन, लोटस फाउंडेशन, स्टार्टअप आर्मेनिया, साइंटिफिक एजुकेशनल फाउंडेशन आर्मेनिया का है। ठीक है, आर्मेनिया देश का है।
लक्ष्य क्या है कि राजस्थान को प्रमुख स्टार्टअप हब बनाना है। इसमें ये जानकारी दी गई कि राजस्थान के अंदर लगभग जो इस सम्मेलन में 130 से अधिक स्टार्टअप ने भाग लिया, जिनमें से 20% विदेशी स्टार्टअप और 50% से अधिक राजस्थान के स्टार्टअप थे। ठीक है, ये इसमें जानकारी दी गई है। आपको ये ध्यान रखना है केवल कि भाई सी साइड स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आमेर जयपुर के अंदर किया गया है, ताज होटल है उसके अंदर किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें शिरकत किसने की है, मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल सिंह शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहे। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान के अंदर सांबर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है, तो 27 फरवरी को किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया, तो कोचिया की ढाणी और झपोक के अंदर, कोचिया की ढाणी और झपोक के अंदर किया गया है। ये इसका पोस्टर है जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी हमें देखने को मिली, तो क्योंकि सांबर है और वेटलैंड है, तो दो चीज़ें यहाँ पर, दो प्रकार की एक्टिविटी है सांबर में। आपकी जो है दो काम होते हैं। एक तो वेटलैंड है, तो वहाँ पर वो पशु पक्षी वगैरह आते ही हैं, विदेशी पक्षी, तो बर्ड वाचिंग हो गई। ठीक है, ई बर्ड ऐप का प्रदर्शन यहाँ पर डेमो कर दिया गया है। वेटलैंड है इसलिए वेटलैंड मित्र का पंजीकरण यहाँ पर किया गया है। नमक उत्पादन यहाँ पर किया गया है और स्कूली बच्चों को बर्ड क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है, कब किया गया ये बताओ मेरे को, 23 फरवरी को किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, सांबर के अंदर किया गया। ठीक है, कोचिया की ढाणी और झपोक के अंदर किया गया। आगे बात समझ में, चले आगे। राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, MNIT जयपुर के अंदर किया गया है। उद्घाटन किसने किया, वासुदेव देवनानी जी ने। ठीक है, और इसके साथ साथ में मुख्य सचिव महोदय ने भी इसमें भाग लिया है। कोटा महोत्सव का आयोजन कोटा के अंदर कब, 21 और 22 फरवरी 2026 को। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर कई जो है वो इवेंट किए गए, जैसे फ्लावर शो का आयोजन किशोर सागर तालाब में किया गया, हेरिटेज वॉक किया गया, कोटा ऑन स्क्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, और कोटा डोरिया जो हमारी साड़ी है ना, डोरिया साड़ी है, उसके लिए डोरिया फैशन शो का आयोजन किया गया है, जो कि आपकी चंबल रिवर फ्रंट के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी है। एक तो फ्लावर शो की है, हेरिटेज वॉक है, कोटा ऑन स्क्रीन फिल्म की है, और आपकी 7 वंडर पेट शो है, चंबल रिवर फ्रंट पर कॉरिडोर फैशन यहाँ पर चलाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल 2026। एक तो है मेवाड़ फेस्टिवल, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ध्यान रखना, मेवाड़ जो फेस्टिवल है इसका आयोजन मार्च या अप्रैल में किया जाता है। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेरिटेज पढ़ रहे हैं। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल है, इसका आयोजन जो वेटलैंड है ना अपनी, जो आर्द्र भूमि है मेनार में, उसमें किया गया है, मेनार के अंदर किया गया है। यहाँ पर मैराथन फॉर वेटलैंड का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, थीम की बात करें तो लव विद नेचर एंड कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्टर है वो मेवाड़ फेस्टिवल का है, इसका है। तो मेवाड़ फेस्टिवल की अगर आपसे बात करें तो मेवाड़ फेस्टिवल मार्च और अप्रैल के अंदर आयोजित किया जाता है, फिक्स डेट नहीं है, ऑलमोस्ट मान लीजिए। ठीक है, और मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है कि भैया मेनार के अंदर किया गया था। थीम है लव विद नेचर एंड कनेक्शन, मैराथन फॉर वेटलैंड इसके अंदर आयोजन किया गया है। फिर आपका है माँ कात्यायनी देवी पशु मेला। देखो अब की बार जब बजट का आयोजन हुआ ना, बजट भी हम पढ़ने वाले हैं, तो बजट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक घोषणा की गई थी कि आने वाले समय में हम 11 जिलों के अंदर जिला स्तरीय पशु मेले का आयोजन करेंगे। उसी क्रम के अंदर यहाँ पर कई हम पशु मेले हैं जो यहाँ पर देखने वाले हैं। एक तो ये बजट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वाहन चालक अधीनस्थ बोर्ड की एक एग्जाम हुई थी वाहन चालक की। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद नवंबर में हुई थी, तो नवंबर 2025 में इसका आयोजन हुआ था। और उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा कि भैया 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं ऐसे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको साथ साथ में क्वेश्चन देखते चलना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको साथ में डिस्कस करते हुए चलना है। विशेषकर बात करेंगे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि भैया ये तो फर्स्ट ग्रेड में आएगा। अब ये क्वेश्चन वैसे वाहन चालक में है, बहुत ही लो पेमेंट रहता है, बहुत ही कम पे ग्रेड यहाँ पर है, उसके बावजूद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा जा सकता क्या, क्या ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में नहीं पूछा जा सकता क्या ये क्वेश्चन प्री में नहीं पूछा जा सकता क्या, आरएस प्री के अंदर। आपको प्रत्येक क्वेश्चन देखना चलना है, ये बात नहीं है कि भाई एलडीसी की एग्जाम में तो क्यों ही देखूं, समझ रहे हो, ये वाली भावना नहीं रखनी है, विशेषकर करंट अफेयर में तो नहीं रखनी है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अब हम 6-7 मेले पढ़ेंगे, वो मेले आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है माँ कात्यायनी पशु मेला, जिसका आयोजन जो है वो साइला जालोर में किया गया है। ठीक है, आयोजक कौन है? तो जिला प्रशासन है। जिला प्रशा जहाँ भी हम मेले की बात करेंगे, लोकल जो जिला प्रशासन होगा वो उसमें शामिल रहता है। इसके अलावा दूसरा कौन है? पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार। ठीक है, तो माँ कात्यायनी देवी पशु मेला है, इसका आयोजन जालौर में किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है ना बहुत शानदार तरीके से हमने डिजाइन करके और आपकी टेस्ट सीरीज में डाला है। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया फरवरी का तो वो कर लेना, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किया गया है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। निम्बेश्वर मेला कहाँ पर है? पाली के अंदर है। इस मेले की ध्यान रखना गोंडवाड़ क्षेत्र के अंदर ये आता है और लगभग 35 वर्ष बाद में, कितनी वर्ष बाद में? 35 वर्ष बाद में इस मेले का आयोजन किया गया है। इसमें विशेषकर गायों की जो नस्ल है ना, पुंगनूर है, गिर है, कांकरेज है, इस प्रकार की नस्लों का यहाँ पर आयोजन किया गया है और अलग अलग 22 विभागों ने यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाए। तो निम्बेश्वर मेला कहाँ है? सांडेराव पाली के अंदर है। फिर बात करें कात्यायनी मेला कहाँ पर है? तो आपके साहिल गांव जालोर के अंदर, साहिला गांव जालोर के अंदर है। नेक्स्ट आपका है मालानी महोत्सव। मालानी महोत्सव जो है वो बालोतरा में किया गया है और उसके साथ साथ में किराड़ू मंदिर बाड़मेर में किया गया है। देखो जिस प्रकार से मरु महोत्सव चलता है ना, देखो मरु महोत्सव की एक अपन ने पिछली बार डिस्कस तो किया था, पर एक थीम का देख लेना, क्योंकि जब मैं मंथली आपकी करंट अफेयर तैयार कर रहा था, उसमें मैंने ये देखा कि इसके अंदर है ना, बजट के अंदर वैसे तो मेरे को वो थीम मिली नहीं कहीं पर ये जो फरवरी की जो मैगजीन है ना आपकी, इस मैगजीन के अंदर थीम दे रखी है मरु महोत्सव की, है ना, तो ये चीज ध्यान रख लेना। बीट्स ऑफ थार ऐसे कुछ है ना। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, बीट्स ऑफ द थार, ये इसकी जो है वो क्या है, टीम है। तो ये थोड़े से ध्यान रख लेना, अपन ने क्या है जनवरी में पढ़ा तो था इसको, पर थीम उस समय मेरे को ना तो कहीं न्यूज़पेपर में मिली ना कहीं और मिली। अब जो है वो इसको सूजस में दे रखा है, तो हम थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेंगे इसको। तो मरु महोत्सव के आधार पर ही प्रत्येक वर्ष मालानी महोत्सव का अब आयोजन किया जाएगा और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मेन जो मुख्य आयोजन है वो बालोतरा में होगा, जबकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कहाँ पर होगा? किराड़ू मंदिर बाड़मेर में होने वाला है। आ गई बात समझ में? तो जो समापन का जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर होगा? किराड़ू के अंदर होगा, किराड़ू मंदिर जो आपने है ना वहां पर होगा। फिर बडली बेरू पशु मेला जो है उसका आयोजन जोधपुर में होगा। समेलिया महादेव पशु मेला जो है उसका आयोजन राजसमंद में होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बजट 2025-26 की घोषणा के तहत प्रथम चरण में 11 जिलों में जिला स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। 11वां मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन जोधपुर में हुआ है। 25वां कला मेला जो है, 25वें कला मेला या आर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन होगा वो जयपुर के अंदर 17 से 21 मार्च को होगा। ये प्रस्तावित है, अभी तक हुआ नहीं है, पर क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन हो गई है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब होगा? मार्च में होने वाला है। हम पर कौन से महीने का पढ़ रहे हैं? फरवरी का पढ़ रहे हैं। आयोजक कौन है, कौन इसको आयोजित करवाएगा? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा जवाहर कला केंद्र में इसको किया जाना प्रस्तावित है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कृषि विज्ञान, देखो विज्ञान मेला जयपुर में हुआ है और अगर बात करें कृषि विज्ञान मेला तो वो कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में। इसके साथ में नाबार्ड, इफको, इनके साथ में जो इसको आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि भैया एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर जितने भी वैज्ञानिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सके उन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन करना है। नई नई जो तकनीकें हैं उनको लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कृषि स्टार्टअप और आधुनिक उपकरणों के लिए 125 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी स्टॉल यहाँ पर लगाई गई थी। आ गई बात समझ में? चलें आगे। राज्य स्तरीय वन मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? सचिवालय नर्सरी जयपुर के अंदर हुआ है। इनोग्रेशन किसने किया? पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया है। कहाँ पर हुआ है? सचिवालय नर्सरी के अंदर हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। और इनोग्रेशन किसने किया है? तो पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। ठीक है, और संभाग स्तर और जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा, पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ। और बाकी प्रत्येक संभाग में भी, जैसे उदयपुर है तो उदयपुर में भी हुआ है, आपका बीकानेर है तो बीकानेर में भी हुआ है, पर राज्य स्तरीय कहाँ हुआ है? सचिवालय नर्सरी जयपुर में हुआ है। ठीक है, रोड शो की बात करें तो रोड शो जयपुर के अंदर हुआ है, 51वां संस्करण है। इसके अंदर लगभग 500 से अधिक गुलाब की किस्मों का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। बात करें कि भाई इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आयोजन जो है वो आपका मानसरोवर में।
मानसरोवर का जो सिटी पार्क है उसमें इसका आयोजन किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोग्राम में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है विधानसभा परिसर की में जो ध्यान है उसे बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो का अवार्ड दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है बेस्ट प्रदर्शन जो जिसने किया है वो कौन है, विधानसभा का जो उद्यान है वहां से जो फूल वगैरह लेके आए थे, गुलाब की जो किस्में लाए थे, वो अपने आप में क्या थी, द बेस्ट थी। उसके बाद में बात करते हैं किंग ऑफ रोज अर्जुन लाल को दिया गया है। क्वीन ऑफ रोज सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण मतलब जेडीए को दिया गया है। प्रिंसेज ऑफ रोज जो है वो पीडब्ल्यूडी कोटा को दिया गया है। ठीक है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से पर्यटन कितनी मात्रा में है, कहाँ कहाँ कितने पर्यटक आए हैं, उसके लिए एक डाटा जारी किया गया है, किसके द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है। अब वो डाटा देख लेते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि इसके लिए भी जो है वो 20-20 25-25 मिनट की क्लास लगाई जा रही है। हम जहाँ यहाँ पर जितना पढ़ रहे हैं 2 स्लाइड में जितना पढ़ेंगे वो सफिशियंट है, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर वो 4 घंटे की 5 घंटे की कितनी क्लास ले लेना। ठीक है। तो जारीकर्ता कौन है, राजस्थान पर्यटन विभाग है। यहाँ यह कहा गया कि घरेलू पर्यटकों में तो क्या हुई है, वर्दी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें थोड़ी सी कमी होगी। ठीक है। चित्तौड़ किले की बात कर लें। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की यहाँ पर बात की गई है कि 2025 में 1.25 करोड़ से अधिक क्या घरेलू पर्यटक यहाँ पर आए हैं, और 2024 की तुलना में यहाँ पर 11.78% यहाँ पर जो है वो वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक है। तो राजस्थान पर्यटन आमद रिकॉर्ड के अनुसार जो है वो 9 से 10% तक औसत वृद्धि है। चित्तौड़गढ़ के अंदर 51.01% वृद्धि हमें देखने को मिली है। फिर हम बात करें सितंबर 2025 तक जो है विदेशी पर्यटकों की संख्या की बात करें तो 12.53 की कमी हुई है, और राजस्थान में ये गिरावट कितनी रही है, 6.4% रही है। वापस से रिपीट करो भैया, देश के अंदर कितनी रही, 12.53% रही है। उसकी कंपेरिजन में हम तो लगभग आधे पे ही हैं। तो हमारी जो गिरावट है विदेशी पर्यटकों की वो कम है। और आप ये मान के चलिए कि आज के दिन कहीं ना कहीं राजस्थान जो है वो अपने आप में पर्यटन के क्षेत्र में और विशेषकर डेस्टिनेशन वेडिंग की क्षेत्र में जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थल है। आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना जो आपकी साउथ की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर मैरिज की है। और हाल फिलहाल में शायद अंबानी परिवार के ही रिलेशन में कोई शादी थी यहाँ पर उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर में है, जोधपुर में आपकी प्रियंका चोपड़ा ने मतलब अमेरिका से आके यहाँ पर शादी करके गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेस्टिनेशन वेडिंग में तो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है ये। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जैसलमेर किले की। तो जैसलमेर किले को आपको ध्यान रखना है, क्या 41.92 लाख पर्यटकों ने देखा है। जयपुर की बात करें तो राजस्थान आने वाला प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति जयपुर के अंदर आके जा रहा है, हवा महल में आके जा रहा है। बात करें आमेर फोर्ट की तो आमेर फोर्ट में भी आके जा रहा है। ठीक है। प्रत्येक 12 में से एक जो है वो नारगढ़ और जंतर मंतर में पहुंच रहा है। ये तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जोधपुर। यहाँ सबसे ज़्यादा रुझान रहा है, पिछली बार भी हमने देखा था कंप्लीट टूरिज्म डेस्टिनेशन का दर्जा इसे दिया गया था। जनवरी में हमने पढ़ाई है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जोधपुर के अंदर आ रहे हैं। उसमें से भी हम बात करें कि हर तीसरा व्यक्ति, मतलब हर तीसरा व्यक्ति जो राजस्थान में आ रहा है वो मेहरानगढ़ जाके आ रहा है, और हर पांचवा व्यक्ति उमेद भवन जाके आ रहा है। ठीक है। जैसलमेर उदयपुर की बात करें तो जैसलमेर में हर पांचवा पर्यटक सोनार किले में, मतलब जो जयपुर आपका जैसलमेर का किला है उसमें, और उदयपुर के अंदर हर 8वां पर्यटक सिटी पैलेस जो है वहां पर पहुंच रहा है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, हो सकता है आपको लगे कि भाई बोरिंग है, पर देख लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से और आ ही रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वापस से करें क्या, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या नंबरिंग है, तो मतलब इसको समझाने में कोई मतलब नहीं है, रटना ही पड़ेगा कि भाई घरेलू पर्यटक हैं उनकी औसत वृद्धि कितनी है, 9 से 10%। चित्तौड़ किले के अंदर कितनी है, 51.01% की वृद्धि है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं कि भाई 10 जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उसमें से बात कर लेंगे। 2025 में 1.52 करोड़ आदमी हैं, जो कि पिछली की तुलना में मतलब 2024 की तुलना में 11.78% अधिक है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सितंबर तक 12.53 देश मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कम हुए थे, पर हमने 6.4% ही गिरावट देखी है। फिर हम बात करें कि प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति जो है वो जंतर मंतर आता है, नहीं सॉरी, हवा महल आता है और आमेर के फोर्ट में जाकर आता है। दोनों एक ही साइड में है, तो पहले हवा महल देख लिया, जल महल देख लिया, और फिर आपका आमेर नारगढ़ वाला वो पोर्शन देख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रत्येक 12 में से एक व्यक्ति नारगढ़ जंतर मंतर जाता है। ठीक है। जोधपुर में हर तीसरा व्यक्ति मेहरानगढ़ जाके आ रहा है, और हर पांचवा व्यक्ति उमेद भवन जाके आ रहा है। ठीक है। जैसलमेर और उदयपुर की बात करें तो जैसलमेर में हर पांचवा व्यक्ति सोनार किले में जा रहा है, और हर 8वां व्यक्ति कहां पर जा रहा है, उदयपुर के अंदर जा रहा है। आगे बात समझ में। महिला उद्यमिता कार्यक्रम, इसकी जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, संविधान क्लब जयपुर में किया गया है।
यहाँ पर कौन कौन लोग शामिल हुए, तो वसुंधरा राजे जी जो है यहाँ पर चीफ गेस्ट रही, और स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, ये यहाँ पर क्या रही है, वर्चुअल रूप से कनेक्ट रही है। ठीक है। अब जो प्रोग्राम हमने पहले पढ़ा था ना, वाइज 2026, उसी के क्रम में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है। आयोजक कौन है इसका, तो राजीविका और कॉन्फेडरेशन ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर। मतलब कुल मिला के आपको ध्यान रखना, महिला उद्यमिता कार्यक्रम की जो इनोग्रेशन हुआ है या फिर जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, संविधान क्लब जयपुर के अंदर हुआ है। थाईलैंड की राजकुमारी है, मैंने अभी आपको बता दिया कि भैया घूमने के लिए राजस्थान से बेस्ट कुछ नहीं है। थाईलैंड की राजधानी आई है, थाईलैंड की राजकुमारी आई है अपने भारत के अंदर, और भारत में आके उसने कहाँ पर विजिट किया पता है आपको, जयपुर के अंदर। 2 दिन तो जयपुर में रही है और 2 दिन जोधपुर में रही है। नाम क्या है, तो ध्यान रखना है, श्रीवन्नारी नारिस्ताना। श्रीवन्नारी नारिस्ताना है, ये 6 तारीख से 6 तारीख को आई थी, 10 तारीख को वापस गई है, जिसमें जयपुर घूम ली और आपके जोधपुर घूम लिया। फोटो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अलवर की जो वेटलैंड है, अभी हाल फिलहाल में दिसंबर महीने में शायद 96वीं, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, 96वीं वेटलैंड या रामसर साइट घोषित किया था। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 5 है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भैया 5 कौन कौन सी हैं, नाम बता देना, मैं ये मान लूंगा कि भैया आप बहुत सीरियस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने उस समय भी आपको मैपिंग के माध्यम से बाकायदा यहाँ पर मैप लगाया था मैंने राजस्थान का कि 5 कौन कौन सी है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, 2025 के अंदर 3 कौन सी नहीं हुई थी, वो सारी की सारी हमने बात की। चलो 2025 की तो मैं बता ही देता हूँ आपकी, एक तो मेनार हो गई, कुर्जा हो गई, और तीसरी आपकी सिलीसेड हो गई। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कि पहले वाली 2 कौन सी थी, बता दोगे, देखते हैं बताते हो नहीं। पिछली बार मैंने राज्यपाल वाला बताया था, कितने लोग थे जिन्होंने कमेंट किया पिछली बार, बताओ। आपको ये ध्यान रखना है कि अलवर की जो सिलीसेड झील है, जिसे रामसर साइट घोषित किया था, अब उसे किस रूप में हम डेवलप करने वाले हैं, मॉडल वेटलैंड के रूप में, मॉडल वेटलैंड के रूप में, आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में इसको क्या करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। आ गई बात समझ में। इसको देखो, देखो अलवर को तो निश्चित रूप से एनवायरनमेंट के रूप में तो फायदा होगा ही, क्योंकि हमारे केंद्र की जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र जी यादव, तो वो यहीं के हैं अलवर के, इसलिए यहाँ से तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने को ही मिलेगा। इसी चक्कर में आप ध्यान रखना, राजस्थान की पहली मॉडल वेटलैंड के रूप में यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है। तो अलवर की सिलीसेड झील को क्या किया जा रहा है, पहली आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है। ये देखो यार, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिलीसेड झील के अंदर अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर शामिल रहे हैं, राज्य मंत्री संजय शर्मा जो है ये यहाँ पर शामिल रहे हैं। इसके साथ साथ में यह कहा गया कि कटी घाट पर नया बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। कटी घाट पर क्या बनेगा, नया बायोलॉजिकल पार्क बनेगा, और साइंस पार्क भी यहाँ पर क्या बनने वाला है, साइंस पार्क विकसित होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है कि कुछ अवार्ड, 4 5 6 7 अवार्ड हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात करें कि 13वां अंतर्राष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन आपका जयपुर के अंदर, जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। हमने जनवरी में पूरा पढ़ा था। इसका आयोजन कब हुआ, 5 से 8। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि RSMM, देखो इसमें जो है वो स्टॉल लगाई गई, जिनको हमने क्या कहा, पवेलियन, जिनको हमने क्या कहा, पवेलियन कहा। अब राज्य सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने इसमें शामिल शामिल हुए। तो राज्य सरकार जितनी भी आसपास के, जैसे यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, केरल है, इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। और उनमें सबसे ज़्यादा जो शानदार पवेलियन था वो किसका था, RSMM, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स का जो है ये सबसे शानदार पवेलियन, या दुकान मान लो एक तरीके से, जैसे अपन मेले में जाते हैं अलग अलग दुकान होती हैं, उस टाइप से पवेलियन होते हैं। सबसे शानदार पवेलियन किसका था, राजस्थान का था, RSMM का था। इसके लिए इनको क्या दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा है कोटा की है आकांक्षा। आकांक्षा ने माउंट किलीमंजारो, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये, और इस पर क्या किया है, चढ़ाई करी है, और ये अपने आप में रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ की निवासी है, कोटा की, नाम क्या है, आकांक्षा शर्मा है। ठीक है। फलोदी के IRS हैं अशोक बिश्नोई। अशोक बिश्नोई अभी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, और इनकी जो पोस्टिंग है जयपुर के अंदर है। इन्होंने हिंदी से संबंधित बहुत शानदार काम किया है। इनको राजभाषा में उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। जयपुर के कवि और लेखक डॉक्टर जयेश नारायण भानु, इनका आपको ध्यान रखना है कि भैया 21 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं।
21 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? मातृभाषा दिवस मनाते हैं। देखो अभी तक हमने 3 दिवस की जो है वो बात कर ली है। एक तो आपको है एनसीसी दिवस, ये तो कौन सा है? 4th संडे ऑफ जनवरी। उसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान दिवस की। बताओ विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हमने जो प्रोग्राम आयोजित किया था विज्ञान मेला, वो कहाँ पर हुआ था? राज्य स्तरीय विज्ञान मेला एमएनआईटी के अंदर। ठीक है, ये है आपकी 28 फरवरी को। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में हमने जो है यहाँ पर मातृभाषा दिवस, ये कब है? 21 फेब को। तो ये 3 ध्यान रख लेना। इसका जो मेला है वो हमने कहाँ पर किया था? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो मातृभाषा दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में जयपुर के जयेश नारायण भानु को नेपाल की एक संस्था है जिसका नाम क्या है? शब्द प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन, इसके द्वारा मातृभाषा रत्न पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल डायमंड अवार्ड दिया गया है योगेंद्र गुप्ता को। एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अरविंद को। जयपुर लीजेंड अवार्ड मैराथन मैन ये है IRS सुशील कुलरी। ठीक है, फेलो ऑफ इंडिया इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन दिया गया है भावना शर्मा को। और अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है नॉबर्ट पिपाडी को। ये ध्यान रख लेना भाई, वन लाइनर है, सीधा सीधा ध्यान रखना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। वापस से मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको। ग्लोबल डायमंड अवार्ड किसको दिया गया है? योगेंद्र जी को दिया गया है। एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अरविंद को। जयपुर लीजेंड अवार्ड मैराथन मैन दिया गया है IRS सुशील कुलहरी को। फिर बात करते हैं फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का अवार्ड दिया गया है भावना जी शर्मा को। और अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है डॉक्टर नॉबर्ट पिपाडी को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है नमिता गोखले को। इसको दिया गया है नमिता गोखले। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि हमने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पढ़ा था क्या पिछली बार? कौन सा संस्करण है बताओ मेरे को? क्या 19वां संस्करण हमने पढ़ा था क्या? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 19वां संस्करण पढ़ा ना? तो 19वें संस्करण में आपको ध्यान रखना है कि भैया जो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हम हर साल पढ़ते हैं और हम सभी को पता है कि इसका जयपुर में आयोजन होता है। इसकी जो को फाउंडर हैं वो कौन है? नमिता गोखले। मतलब कई साल पहले नमिता जी के दिमाग में ये बात आई कि एक फेस्टिवल होना चाहिए जो साहित्य से संबंधित, तो आयोजन हम जयपुर में करते हैं और जिसका नाम क्या हो? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो। ठीक है, तो ये एक तो क्या है, ये JLF की सह संस्थापिका है, को फाउंडर है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, इनकी एक उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड है। इसके लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और अभी हाल फिलहाल में इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? नमिता गोखले जी है। फोटो कौन सी है? ये वाली। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा सेंट एडमंड स्कूल, जो कि कहाँ है? जवाहर नगर जयपुर में, इसे ग्रीन स्कूल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और सोलर एनर्जी का ये इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए, पानी का रिसाइकलिंग वगैरह करते हैं, तो इसके लिए इनको ग्रीन स्कूल अवार्ड का नाम जो है वो अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? सेंट एडमंड स्कूल, जवाहर नगर जयपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थानी महिला लेखन सम्मान प्रेमलता जी सोनी को दिया गया है। रचना कौन सी है? तो खाडा पार्किंग उपन्यास। ठीक है, राजस्थान महिला लेखन सम्मान किसे है? प्रेमलता जी सोनी को है। हम बात करें कि भैया नमिता जी गोखले को कौन सा दिया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं कि भैया रेलवे के पुरस्कारों का आयोजन हो रहा था, 17वें रेलवे पुरस्कार, उसके दौरान ध्यान रखना कि भैया राजस्थान के निरीक्षक हैं शब्बीर हुसैन, उनको उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर हैं। फिर हम बात करते हैं कुचामन डीडवाना के हैं मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें सेना का वीरता पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनवरी में अगर आपको ध्यान हो तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया था। उस समय मैंने आपको कहा था कि 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत सेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो अलग थे, ये अलग है। ठीक है, वो मरणोपरांत थे। इनका आपको ध्यान रखना है कि कौन से जिले से संबंधित है। कुचामन डीडवाना से। नाम क्या है? मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत। क्यों दिया गया है? क्योंकि मणिपुर में देखो आपको पता है राष्ट्रपति शासन चल रहा था। अभी मान लो फरवरी के अंदर तो है वो मुख्यमंत्री वहां पर नए बन गए हैं, खेमचंद जी।
पर उससे पहले राष्ट्रपति शासन चल रहा था। तो उस दौरान राष्ट्रपति शासन के दौरान और जब वहाँ पर विद्रोह होता था, कुकी समुदाय और दूसरा कौन सा था मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, नागा था, है ना। तो कुकी समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में जो है वो दो समुदाय थे और दोनों आपस में भिड़ गए थे। तो वो जो उस समय विकट परिस्थिति थी, उस समय इन्होंने क्या किया है, शानदार अदम्य साहस का परीक्षण किया है, प्रदर्शन किया है। ठीक है। फिर भारत स्काउट गाइड पुरस्कार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ है, तो जयपुर के अंदर। ठीक है। राज्यपाल महोदय ने इसके अंदर भाग लिया है। और क्या ध्यान रखना है कि भाई जगतपुरा में इसका आयोजन हुआ। हरिबाबू वागड़े ने यहाँ पर जो है वो उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता, उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये क्यों किया है? अभी हाल फिलहाल में तो ये कलेक्टर कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं, परंतु इससे पहले ये कलेक्टर कहाँ के थे, पाली के। और पाली में आपको ध्यान हो तो स्काउट जम्बूरी, स्काउट जम्बूरी का आयोजन हुआ था। और उस जम्बूरी का आयोजन जो है जब हुआ, उस समय ये जो है वो पाली के कलेक्टर थे। तो उस समय के लिए अब इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि भी इनके साथ साथ में जो पीआर है, मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, के नीरज जैन, जनसंपर्क अधिकारी हैं के नीरज जैन, उनको सम्मानित किया गया है। और पन्ना लाल जो स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर है, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त हैं, इनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 66वीं कला प्रदर्शनी का आयोजन जालाना जयपुर में किया गया, किसके द्वारा, राजस्थान ललित का अकादमी के द्वारा किया गया है। और 25-25 हज़ार रुपए के राज्य स्तरीय यहाँ पर पुरस्कार दिए गए। ठीक है। ये लिस्ट हम, अगर आपको ध्यान हो तो इनका अनाउंसमेंट जो है, इनकी जो घोषणा है वो नवंबर में हो गई थी। नवंबर में इसकी घोषणा हो गई थी। अब जो है ये लिस्ट आपको वापस से नहीं देखनी है, नवंबर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अब इनको दिया गया है, घोषणा इनकी नवंबर में हो गई थी। नवंबर वाले अगर आप पीडीएफ पढ़ के जाओगे ना, तो वहां पर इसकी जो है वो डिटेल पूरी दे रखी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जयपुर की सीमा सुरक्षा बल, मतलब बीएसएफ इंस्पेक्टर है ओम प्रकाश गोस्वामी। ये फोटो गलत लग गई है ना, बीएसएफ इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश गोस्वामी। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र और डिस्क प्रदान की गई है। काशीराम वर्मा, देखो सबसे पहली बात तो काशीराम वर्मा अपने झुंझुनू में है एक, झुंझुनू में उनको कहा जाता है करोड़पति फकीर। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करी, एकदम ग्रामीण परिवेश से थे, मंडावा वाले इलाके में। जो मंडावा आप देखते हो ना, ये जो पीके वगैरह मूवी की वहाँ पर शूटिंग होती है, बजरंगी भाईजान की शूटिंग होती है, वहाँ से वो संबंध रखते हैं। और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई की। और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते जाते, मतलब ये स्थिति थी कि अमेरिका के अंदर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपनी सर्विस दी है। अब लास्ट में ऐसी स्थिति होगी कि उन्होंने वहाँ से आकर यहाँ पर जो गरीब समुदाय के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, एजुकेशन के लिए काम किया है। ऑलमोस्ट अपने जीवन के अंदर कई करोड़ों रुपए जो हैं उन्होंने डोनेशन किए हैं। अपनी जो ज़मीन थी उसको डोनेट किया। वहाँ पर एजुकेशन संस्थान महर्षि दयानंद, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो महर्षि दयानंद कॉलेज है झुंझुनू के अंदर, वो उन्हीं के द्वारा पूरी की पूरी डोनेशन के माध्यम से चलाई गई है। ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके की इंस्टीट्यूट किया। तो इनको करोड़पति फकीर के नाम से जाना जाता है। मतलब करोड़पति तो हैं, पर उनका जो हाथ है वो हमेशा देने के लिए रहता है, मतलब फकीर की तरह रहते हैं। ठीक है। तो काशीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2026, इसका मतलब किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रयास संस्थान चूरू के द्वारा दिया गया है। प्राप्तकर्ता कौन है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज, डॉक्टर हेतु भारद्वाज है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि बेस्ट ट्रैफिक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो राजपाल सिंह भाटी को दिया गया है। जयपुर कमिश्नरेट के हैं, जयपुर कमिश्नरेट के ये सिपाही हैं, इनको बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। फिर अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था अगस्त के अंदर कि अलवर का जो देसुल्ला गांव है वो पूरे देश के अंदर पहला 100% बीमित गांव है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। और किस योजना के तहत है, तो सबको बीमा योजना अभियान 2047 के तहत है। मतलब हमारा टारगेट ये है कि भैया 2047 तक एटलीस्ट जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी को हम क्या कर दें, इंश्योर्ड कर दें, बीमित कर दें, ताकि भविष्य में कोई बीमारी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय आपको परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है। अब उसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, पहला कौन सा था देश का, देसुल्ला अलवर के अंदर। ठीक है। ये हम अलवर अगस्त के अंदर पढ़ ही चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया हाल फिलहाल में अलवर के 9 और गांवों को क्या किया गया है, पूर्णतः 100% बीमित गांव घोषित कर दिया गया है। अब इससे होता क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अलवर में कुल टोटल इंश्योर्ड गांव कितने हैं,
बेस्ट कौन सा है? तो देसुल्ला है। ठीक है। वर्तमान में फरवरी के अंदर कितने किए हैं? फरवरी के अंदर 9 और कर दिए हैं। और टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तहसीला कहाँ है? अलवर के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना कर लेते हैं। एक बार वापस से अपन 5 एक मिनट में रिवाइज कर लें क्या, ताकि अगर आप लास्ट में देखो ना या भविष्य में देखोगे तो आपको जो है ये मतलब थोड़ा सा यूँ लगेगा कि यार 5 एक मिनट में तो अपन लास्ट में देख के रिवाइज कर ही लेंगे। ये लास्ट में रिवीजन का मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हो गया कि पूरी जो क्लास है लगभग 1.5 घंटे की क्लास अपनी हो गई, और उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट में लगभग जो है वो 5 से 7 10 मिनट के अंदर पूरे 1.5 घंटे का निचोड़ हो जाएगा। तो अगर मान लो आपकी एग्जाम नज़दीक है और अगर आपको मान लो बीच में भी रिवाइज करना है तो लास्ट के 5-10 मिनट देख लेना पूरी क्लास की, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो मैं आपको बताऊं कि भैया द बेस्ट मतलब प्रथम स्थान किसे मिला है राज्य स्तर पर, कौन सी झांकी को मिला है? तो कृषि विभाग की है। क्या विषय है? तो नमो ड्रोन दीदी, जो कि आपकी फ्लैगशिप योजना है, उसके आधार पर इस झांकी का निर्माण किया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि भैया जो इंटर डायरेक्टरेट रिमाउंट एंड वेटनरी कंपटीशन R&V NCC इसे बोलते हैं, उसमें राजस्थान निदेशालय की जो टीम थी उसने कुल 8 पदक जीते हैं। जैसे 2 आपके गोल्ड थे, 3 आपके सिल्वर थे, 3 आपके ब्रॉन्ज थे। कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बात करें इन 8 पदकों में भी, तो स्वर्णिका राठौड़ है जो कि वनस्थली विद्यापीठ की स्टूडेंट है। इन्होंने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब 8 में से 3 इसके हैं और बाकी के 5 अलग हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं PM ई बस सेवा। 8 जिलों के अंदर कुल कितने? 675 इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ पर बसें चलाई जाएंगी। जयपुर में 150, जोधपुर अजमेर कोटा के अंदर 100 हैं, बीकानेर के अंदर 75 है, और अलवर भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर कितनी है? 50-50 बसें प्रत्येक जिले के अंदर है। बसों की श्रेणियां 9 मीटर और 12 मीटर है। 9 मीटर की 25 यात्री शामिल होंगे, 12 मीटर में 31 यात्री शामिल होंगे। ट्रायल कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, है ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की 28 फरवरी को यात्रा थी। लगभग 16,686 करोड़ रुपए का यहाँ पर काम का इनोग्रेशन शिलान्यास किया गया था। और इसके साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर के टीकाकरण प्रोग्राम का, जिसका नाम क्या है? HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसका यहाँ पर इनोग्रेशन किया गया। 14 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी डोज दी गई है? गार्डिसिल 4 के नाम की डोज दी जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना, जो वर्तमान में जो बच्चियां हैं जो 18 साल तक की हैं, मतलब इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने के बाद में 28 फरवरी के बाद में जो 3 महीने के अंदर जो 15 से 18 वाली जो बच्ची हैं उनको भी यहाँ पर दिलाया जाएगा। कौन कौन से टाइप के से ये प्रोटेक्ट करती हैं? तो 6 से करती हैं, 11 से करती हैं, 16 से करती हैं और 18 से। HPV टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16, टाइप 18। ठीक है। इसके साथ साथ में क्या ध्यान रखना है कि नवनियुक्त ऐसे 21,863 लोग हैं जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया। होम स्टे में मैंने बताया कि 8 तो क्या कर सकते हो कमरे, अधिकतम क्या कर सकते हो? 24 बेड कर सकते हो। अनिवार्यता मालिक की साथ में रहने की हटा दी गई है। 7 साल तक आपको विदेशी मेहमानों का रिकॉर्ड रखना है। 2 श्रेणियां यहाँ पर हैं, गोल्ड और सिल्वर। 2,000 और 1,000 रुपये पंजीयन शुल्क रहने वाला है। प्रक्रिया क्या रहेगी कि आवेदन आप करोगे, 7 दिन में आपको अस्थायी पंजीकरण नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद में 3 महीने तक हम मॉनिटरिंग करेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे कि भैया अगर प्रॉपर तरीके से आप काम कर पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में हम 2 साल के लिए आपको स्थायी पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। 25 तारीख का मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। तो आपको एक तो जो है वो 2 बच्चों की जो बाध्यता थी उसे खत्म कर दिया है, कुष्ठ रोग हटा दिया है। वरिष्ठ नागरिक अधिकारी पत्र, ग्राम विकास अधिकारी पत्र है, वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का पद सर्जन कर दिया 750। ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने अब बता ही दिया कि ये आपका जो है नया निदेशालय बनेगा, आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय। अजमेर को आयुर्वेदिक और योग विश्वविद्यालय बन जाएगा। राजस्थान मंडपम की लागत 3,055 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 5,815 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के मैंने आपको बताया 4 श्रेणियां हैं। पहले रिको के अंदर है, दूसरी डेवलपर 80%, और रिको का जो है वो 20% है। टी में 100% निजी डेवलपर है। डी के अंदर क्या है? मतलब PPP मॉडल के ऊपर डेवलप किया जाएगा। ठीक है। मंजूरी कब मिली? 25 तारीख को मिली है। नोडल एजेंसी कौन है? रिको है। न्यूनतम बाध्यता है कि 50 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए और 10 औद्योगिक निकायों का अनिवार्यता होनी चाहिए। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया क्या है? तो सभी आवेदन जो है वो राज निवेश पोर्टल के माध्यम से होने वाले हैं। आगे बात समझ में? प्रमुख प्रावधान मैंने बता दिया कि प्रथम 10 डेवलपर को 20% तक का पूंजी अनुदान मिलेगा। 100 पर तो 20,
250 एकड़ पर आपके 30 हो जाएंगे और 250 से ज़्यादा 40 करोड़ रुपए हो जाएंगे। कैप्टिव नवीनीकरण ऊर्जा के लिए 7 वर्ष में 100% तक विद्युत शुल्क मिलेगा और 25% तक आपको कंजर्वेशन शुल्क के ऊपर प्रतिपूर्ति मिलेगी। CETP मतलब साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए 50% तक, और संपर्क के लिए, मार्ग संपर्क के लिए आपको क्या मिलेगा, 60% तक का व्यय यहाँ पर वापस से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पूरी। वायु शक्ति अभ्यास है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है आपका जैसलमेर के अंदर। फिर आपको पता है कि प्रचंड को अपनी राष्ट्रपति महोदय ने को पायलट के रूप में चलाया है, जो कि अपने आप में पहली बार हुआ है। खड़क जो है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है। उसके अलावा एडवांस 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L टाइप 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ADRD और DRDO की जो प्रयोगशाला है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेफेड बाजार आपका जयपुर के अंदर डेवलप हुआ है। और SIR के अंदर कहा कि 5,15,19,2929 मतदाताओं की यहाँ पर सूची जारी की गई है, जिसमें से हमने बताया कि 44,27,000 लोगों को हटा दिया है और 12,91,000 लोगों को हमने शामिल कर दिया है। पुरुष मतदाता की बात करें तो 2,69,57,000 पुरुष मतदाता हैं, और महिला की बात करें तो 2,45,61,000 मतदाता है। ट्रांसजेंडर की बात करें तो 562। अगर मतदाता लिंगानुपात की बात करें तो पहले 909 था, जिसे अब बढ़ाकर 911 कर दिया गया है। ठीक है, सर्वाधिक युवा वर्दी वाले जिले कौन सा है, तो जयपुर है। 1.30% तक की युवा यहाँ पर वर्दी हुई है। अगर वैसे बात करें, पहला जयपुर है, दूसरा बाड़मेर है, तीसरा भरतपुर है। ठीक है, एक कौन सी रह गई, 199 विधानसभा जारी हुई है, अंतर रह गई। ठीक है, वर्तमान प्रशासक अधिवेशन जो है वो जयपुर के अंदर हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने भाग लिया है। तो वापस से पुनर्सृजन हुआ है, उसके तहत 85 नई पंचायत समिति और 3,417 नई ग्राम पंचायतें बनी है। युवक अभियान में हमने कहा कि भैया स्टार्टिंग हमने 1 जनवरी 2024 से की थी, 28 फरवरी 2026 तक है। 54.36 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने नाम हटाए हैं, और 73 लाख ऐसे नए वंचित लोग हैं जिनको हमने शामिल किया है। ठीक है, प्रेरणा अभियान मैंने आपको बताया था 19 जनवरी से 19 फरवरी 1 महीने के लिए संचालित हुए हैं। 12,17,393 नई आभा ID सत्यापित हुई है, मतलब इनका ऑथेंटिकेशन हुआ है। ठीक है, और नई आभा ID बनी कितनी है, तो ध्यान रखना लाभार्थी कितने हैं प्रेरणा के, 2,47,114 लाभार्थी यहाँ पर है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर राज्य की दूसरी लोयन सफारी का इनोग्रेशन हुआ है। पहली कहाँ पर थी भैया, पहले नारगढ़ में थी। इनोग्रेशन किसने किया, दूसरी का गुलाब चंद जी कटारिया ने किया है। यहाँ पर प्रमुख कौन है, एक तो सम्राट है और एक सुनैना है, जिनको कहाँ से लाया गया, जूनागढ़ गुजरात से लाया गया है। फिर आपको ध्यान रखना भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म है, इसकी विशेषता क्या है कि मौसम की, मंडी भावों की, नई नई योजनाओं की, इन सभी की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। वर्तमान में 2 भाषाएं कौन कौन सी, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। भविष्य में हमने कहा कि 9 और कर देंगे, टोटल कितनी हो जाएंगी, 11। ठीक है, AI असिस्टेंट का क्या नाम है, मेरे को ये बताओ। AI असिस्टेंट का नाम है भारती। ठीक है, हेल्पलाइन कितनी है, तो हेल्पलाइन है 155-261। ठीक है, आगे बात समझ में। नोडल एजेंसी है ICAR, इसमें बजट आवंटन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 150 करोड़ रुपए का। और तकनीकी या टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा, तो एक तो AI मिशन के द्वारा और एक आपकी बासनी के द्वारा। सी साइड स्टार्टअप जयपुर के अंदर हुआ है। और आपका समर बर्ड फेस्टिवल है, इसमें मैंने बताया कि भाई एक तो पोचे की डाणी और झपोक, इन 2 जगह इसका जो है वो आयोजन किया गया है। कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर की गई है, तो बर्ड वाचिंग करनी है, बर्ड एप्लीकेशन का यहाँ पर किया गया है। प्रतियोगिता छोटे बच्चों की रखी गई है, वेटलैंड प्रचिंगण किया गया है, और इसके साथ साथ में नमक उत्पादन का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव MNIT जयपुर में उद्घाटन वासुदेव देवनानी जी के द्वारा किया गया है। और विज्ञान दिवस मैंने आपको कब बताया था, तो विज्ञान दिवस जो है विज्ञान दिवस कब है, 28 फरवरी को। आगे बात समझ में। कोटा महोत्सव का मैंने बताया कि भाई फ्लोर वगैरह की ये 2 4 5 एक्टिविटी हुई थी। मैंने आपको ध्यान रखना कोटा डोरिया जो फैशन शो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, कमल रिवर फ्रंट पे हुआ है। मेवाड़ फेस्टिवल का आयोजन अप्रैल के अंदर और मार्च के आसपास में होता है। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन फरवरी के अंदर मेनार में हुआ है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है मैराथन फॉर वेटलैंड, ये इसका आयोजन भी हुआ है। माँ कात्यायनी पशु मेला सायला जालौर के अंदर है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भैया निम्बेश्वर पशु मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, पाली सांडेराव के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद में मालानी महोत्सव का आयोजन आपका बालोतरा और बाड़मेर के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना इसको, पिछली बार नोट्स में हमने शामिल नहीं किया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको लिख लेना वापस से। ठीक है, बीट्स ऑफ द थार मरु महोत्सव की थीम है। पडली पशु मेला कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। समेलिया कहाँ पर है, कुर्ज के अंदर है।
सूरज कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। मारवाड़ शो जोधपुर के अंदर है। कला महोत्सव का आयोजन मार्च में होगा, हम वापस से पढ़ेंगे इसको, पर अब क्योंकि इसका डिक्लेरेशन हुआ है तो आपको ध्यान रखना, जयपुर में 17 से 21 मार्च को इसका ललित कला अकादमी में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जोधपुर में है। राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन सचिवालय की जो नर्सरी है वहां पर किया गया है। रोज शो का आयोजन मानसरोवर में किया गया है। ये सारी चीजें हैं। राजस्थान पर्यटन आमद में मैंने बताया कि घरेलू पर्यटक 9 से 10% तक की वृद्धि हुई है। अगर बात करें विदेशी की तो 12% के आसपास में इंडिया में हुई है और 6% के आसपास में कमी जो है वो राजस्थान में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अगर वृद्धि की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 51.01% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। मतलब जहां चित्तौड़ के अंदर 100 आदमी आ रहे थे वहां पर अब कितने 151 आदमी आ रहे हैं। ठीक है। फिर बात करें 2025 में कुल 11.78% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। जैसलमेर के अंदर आपको मैंने बता ही दिया कि भैया जैसलमेर के अंदर जो किला है उसमें 41.92 लाख पर्यटकों को देखा है। ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जोधपुर के अंदर हर तीसरा व्यक्ति मेहरानगढ़, हर पांचवा व्यक्ति उम्मेद पैलेस देख के आ रहा है। जैसलमेर और उदयपुर में हर पांचवा व्यक्ति सोनार किला, और उदयपुर में हर आठवां व्यक्ति क्या कर रहा है, पर्यटन सिटी जो सिटी पैलेस है वो देख रहा है। महिला उद्यमिता कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में हुआ है, और इसके अंदर जो है वो मुख्यमंत्री महोदया, जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय है वसुंधरा राजे जी, उन्होंने भाग लिया है। इसके साथ साथ में आपकी स्मृति ईरानी जी ने भाग लिया है। ठीक है। थाईलैंड की राजकुमारी ने 2 जगह 4 दिन 2 जगह पर जो है वो भ्रमण किया, जयपुर और जोधपुर के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना, मॉडल वेटलैंड के रूप में किसे, सिलिसैड को विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो अलवर बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस यहाँ पर इनोग्रेट किया है। इसके साथ साथ में राज्य मंत्री संजय शर्मा जी यहाँ पर भाग ले ही रहे हैं। कटिघाटी और बायोलॉजिकल पार्क और साइंस पार्क का विकसित यहाँ पर करने की घोषणा की गई है। और मैं बात बता रहा हूँ आपको, आने वाले समय में यहाँ पर लगातार ही आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अलवर में, क्योंकि मंत्री यहाँ के रह गए केंद्र के, पूरा देश का बजट उनके पास में। फिर आपको ध्यान रखना है 13वां अंतर्राष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी महीने में जयपुर में किया गया था। ठीक है। इसमें अलग अलग पवेलियन बने और उन पवेलियंस के अंदर सबसे शानदार प्रदर्शन राजस्थान के अंदर किया था। 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, तो सबसे शानदार प्रदर्शन किसका रहा है, RSMM का रहा है। ठीक है। उसके बाद में बात करें जो आपकी आकांक्षा शर्मा है, कोटा की है, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो का क्या किया है, चढ़ाई कर दी है। फिर फलौदी के आपके IRS हैं अशोक बिश्नोई, इनको शानदार प्रदर्शन के लिए राजभाषा उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया। फिर हम बात करें जयेश नारायण भानु को, इनको जो है मातृभाषा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड योगेंद्र गुप्ता को दिया गया है। एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड डॉक्टर अरविंद जागा को दिया गया है। जयपुर लीजेंड अवार्ड जो है वो मैराथन मैन IRS सुशील कुलेरी को दिया गया है। फेलो ऑफ इंडिया कॉलेज फिजिशियन डॉक्टर भावना शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार डॉक्टर नॉर्बर्ट पिपाड़ी को दिया गया है। ठीक है। फिर बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, नमिता जी गोखले, जो कि को फाउंडर हैं आपके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। और साथ ही साथ 2021 के अंदर इन्हें हिंदी भाषा के उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, सॉरी इंग्लिश भाषा के थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और आपकी जो है वो सेंट एडमंड्स स्कूल को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया है। राजस्थानी महिला लेखन सम्मान प्रेमलता सोनी जी को दिया गया है। 70वें रेल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, आपका सबीर हुसैन जी को दिया गया है, इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक है। फिर हम बात करते हैं कुचामन डीडवाना के मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारत स्काउट गाइड पुरस्कार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जगतपुरा में किया गया था। नमित मेहता जो कि उदयपुर के वर्तमान में कलेक्टर है, उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं, नीरज जैन, उन्हें सम्मानित किया है। स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर पन्ना लाल जी को यहाँ पर सम्मानित किया है। 66वीं कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है जयपुर के अंदर जालाना में। घोषणा इनकी नवंबर 2025 में हो गई थी। और ये जो नाम है ये आपको पता ही है। और आगे जयपुर की निवासी हैं ओम प्रकाश गोस्वामी, इन्हें प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। काशीराम वर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रयास संस्थान के द्वारा डॉक्टर हेतु भारद्वाज को। बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड राजपाल सिंह भाटी को दिया गया है, जयपुर कमिश्नरेट के ये सिपाही हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया सबको बीमा अभियान 2047 के तहत सबसे पहला जो बीमित गांव है वो कौन सा है? अलवर का देसुला गांव है। ठीक है, अलवर का देसुला गांव है। अब हाल फिलहाल में ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है कि अलवर जिले के 9 गांव ऐसे हैं जिनको अब पूर्णतः बीमित गांव घोषित कर दिया गया है। तो 100% बीमित गांव किसे घोषित किया है? 100% बीमित गांव जो है वो 9 अलग अलग गांव है। पहला आपको ध्यान रखना है कौन सा है? देसुला। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। इस प्रकार से लास्ट के 5 मिनट के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब हम जो है राजस्थान का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर पूरा कवर कर लेंगे और रेगुलर ही आपकी जो है क्लास फरवरी की हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू बढ़िया मेहनत के साथ में लगे रहो। थोड़ा सा डिले हुआ है फरवरी का, मैं मानता हूँ, और कोशिश करेंगे भविष्य में नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद।